So, hello everyone, I am Utkarsh, and on the behalf of Hackslash and GDSC, I'll be taking your session today on Introduction to C++ Programming. So, आज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. We will build a strong foundation. तो in case you are a beginner in C++, तो आपके लिए सेशन बहुत अच्छा रहेगा. और अगर आपने C++ पहले पढ़ा भी है तो just be a revision for you. तो let's start. तो C++ एक्चुअली C के बाद आया था, इसलिए इसका यहाँ पे हम लोग प्लस प्लस डालते हैं, उसका मतलब बाद में समझाऊंगा. तो सी प्लस प्लस में बहुत सारे चीजें थी जो सी में नहीं थी. तो जैसे पहले आपको कुछ डेटा स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल इंप्लीमेंट करना है नया, तो आपको पहले बहुत लंबे लंबे कोड्स लिखने पड़ते थे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ लाइंस लिखने पड़ते थे, तो बहुत टाइम वेस्ट होता था. अब सी प्लस प्लस में क्या हुआ, वो सब चीजें जो रेगुलरली यूज हो रही थी इसके लिए आपको हंड्रेड्स ऑफ लाइंस लिखने पड़ते थे, इन लोगों ने एक पे सब कुछ इंक्लूड करवा दिया, मतलब आपके सी प्लस प्लस में ही आती है वो सब चीजें. तो अब क्या करना होगा, अगर आपको चीज यूज करनी है तो आप एक ही लाइन में वो सब लिख सकते हो. तो इसलिए सी प्लस प्लस का जो पॉपुलैरिटी था वो धीरे धीरे बहुत बढ़ गया, क्योंकि वो कोडर्स को बहुत हेल्प कर रहा था. और दूसरी चीज, ये बहुत फास्ट है, इसके ये कंपाइलर यूज करता है इंस्टेड ऑफ इंटरप्रेटर्स लाइक पाइथन. तो ये जब भी कोई कमांड रन करेगा या कंपाइल करेगा तो ये बहुत फास्ट रहता है. तो इसके थोड़े रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखते हैं. तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, जैसे इसके गेम डेवलपमेंट हो गया, सिस्टम प्रोग्रामिंग हो गया, या फिर आपको कोई भी हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन रन करना है. तो अगर आपके पास इतनी स्पीड रहेगी, आपको जल्दी कैलकुलेशंस करने हैं, तो ये सी प्लस प्लस बहुत हेल्प करता है. इसलिए इवन आज भी अगर आप फॉर एग्जांपल कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम रन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको अगर स्ट्रॉन्ग कंप्यूटेशन पावर चाहिए, तो बहुत बार हम लोग सी प्लस प्लस में कैलकुलेशंस करते हैं और उसके आउटपुट को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में ले जाते हैं. तो चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम. So if you want to run a C++ program on your computer, so you should have a compiler. तो compiler के जैसे types बहुत सारे हैं, जैसे GCC हो गया, G++ हो गया, Clang हो गया, और आपके पास कोड एडिटर होना चाहिए. Now there are lot of code editors like VS Code और Sublime Text. I usually prefer Sublime Text. This is the UI. बट अगर इनकेस आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गूगल पे जाके बस कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर सर्च कीजिए. मुझे कोडिंग ब्लॉक्स का आईडी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक इनपुट का ऑप्शन है, यहाँ पे आउटपुट का ऑप्शन है, तो बहुत बिगनर फ्रेंडली रहेगा ये. तो एक बार आप ये खोल सकते हैं. तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कोड के साथ. तो एक ये काइंड ऑफ रिचुअल है कि आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो आप हमेशा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके स्टार्ट करते हो कुछ भी सीखना, तो आज हम वही करेंगे. अब सबसे पहले अगर आपके कंप्यूटर को या फिर आपके कंपाइलर को समझना है कि आपने लिखा क्या है, जैसे इस वर्ड का क्या मतलब है, तो उसको पहले कुछ डेफिनेशंस देने पड़ेंगे कि अच्छा इस वर्ड का मतलब ये है, ये टैग ये काम करता है. तो उसके लिए हम कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे. तो जैसे मैं हैशटैग इंक्लूड लिखूंगा तो कंप्यूटर को समझ आएगा, अच्छा अभी हम लोग कोई हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे. तो ये ग्रेटर देन टैग देके हम आयोस्ट्रीम इंक्लूड करेंगे. अब आयोस्ट्रीम एक ऐसा हेडर फाइल है जो बेसिक वेरिएबल्स और फंक्शंस इंपोर्ट करने, मतलब यू हमें अलाउ करेगा यूज करना, जिससे आप टर्मिनल पे चीजें प्रिंट कर सकते हो. इसे मैं अभी दिखाऊंगा. अब सेकंड स्टेप है आपका इंट मेन लिखना. अब जब कंपाइलर आपका कोड रन कर रहा है या फिर पढ़ रहा है, तो फिर देख उसको भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ. कि क्या होगा, बहुत टाइम्स आएंगे जब यहाँ पे आप कोई फंक्शन डिक्लेयर करोगे, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में आगे. तो क्या होगा, अब बहुत सारे आप लंबे लंबे कोड्स लिखोगे, कहीं पे आप दूसरे फाइल्स इंपोर्ट करोगे. तो आपके कंपाइलर को पता होना चाहिए कि ठीक है ये सब तो ठीक है, ये सब ये कोड कर रहा है, लेकिन मुझे शुरू कहाँ से करना है रन होना. तो उसके लिए इंट मेन होता है, इसलिए मेन नाम है इस फंक्शन का, और मेन कोई और फंक्शन का नाम कभी नहीं रहेगा. तो क्या आप यहाँ से कंपाइलर को पता चलेगा कि ठीक है यहाँ से मैं रन होना स्टार्ट करूंगा, यहाँ से जितने भी कमांड्स हैं मैं अब उसको इम्प्लीमेंट करूंगा. तो लेट स्टार्ट. तो आज हम पहला टैग सीखेंगे सी आउट. तो सी आउट एग्जैक्टली क्या करता है, ये आप जो भी इसके आगे आप लिखोगे ये दो टैग्स के बाद, ग्रेटर देन टैग्स के बाद, वो आपके टर्मिनल पे प्रिंट कर देगा. तो अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो, सबलाइम टेक्स्ट यूज कर रहे हो, तो आपको टर्मिनल दिखता है. यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर तो उसने दो काइंड ऑफ टर्मिनल्स दे के रखे, तो आप मान लो ये टर्मिनल है आपका. जैसे अगर मैं यहाँ पे सी आउट कर रहा हूँ, और स्टार्टिंग में std लिखते हैं. std सी आउट अब पूरा कोड है जो आपको कोई भी चीज टर्मिनल पे प्रिंट करने के लिए हेल्प करेगा. तो जैसे मैं अगर इसको अब यहाँ से रन करता हूँ, तो थोड़ा ऑनलाइन कंपाइलर टाइम लेता है लेकिन फास्ट रहता है. जैसे अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, तो आपके टर्मिनल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया. अब यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, स्ट्रिंग या फिर कोई भी लाइन वर्ड, अगर आप उसको डबल कोट्स में डालो. जैसे मैं अपना इसमें नाम प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा. अब यहीं पे आपको कुछ भी डालना है, जैसे कोई आपने नंबर डाल दिया, तो फिर यहाँ पे आपका नंबर प्रिंट हो जाएगा.
अब ये सब चीजें जब आपको कोई अल्फाबेट आता है, अगर आपको बस नंबर जैसे 1 2 3 4 मैंने ऐसे प्रिंट किया, अब 1 2 3 4 बिना कोड्स के भी कर सकते हो। जैसे अगर मैंने ये रन करूंगा ये कोड, तब 1 2 3 4 नॉर्मली प्रिंट वैसे ही रहेगा। तो अगर आपको कोई कैरेक्टर मतलब आपको कोई अल्फाबेट या फिर कोई सिंबल हो गया, नंबर्स के अलावा अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो आपको वो डालना, कोट्स डालने पड़ेंगे, डबल कोट्स। अगर नहीं तो आप उसको डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हो। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लाइन में जाना है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ और इसके बाद फिर से मैं लिखता हूँ 1 2 3। अब अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो ओके सॉरी, यहाँ पे सेमीकोलन में भूल गया। तो 1 2 3 4 के बाद तुरंत 1 2 3 प्रिंट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट लाइन में जाए, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल लिखूंगा STD, फिर से एंड लाइन, तो ENDL एंड लाइन उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो अब जब इसको रन करूंगा तो 1 2 3 जो था नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब ये चीज देख रहे हो कि हम लोग बहुत बार STD लिख रहे हैं, यहाँ पे भी STD का, यहाँ पे भी STD। अब क्या होगा, इससे थोड़ा स्पीड कम होगा अगर आपको बार बार STD लिखना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें उसका एक सोल्यूशन है, हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस STD। अब क्या होगा, इसको समझ जाएगा जैसे हम सी आउट करें तो वहाँ पे STD हम पहले से यूज कर रहे हैं। जैसे अगर मैं हर जगह से STD हटा दूं, हाँ, अगर मैं इसको अब रन करूंगा तो कोई एरर नहीं आया, कोड कंपाइल सक्सेसफुली, और ये वही सेम आउटपुट आ गया। तो ये एक हेल्प होता है। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए आप एंडल भी कर सकते हो, या फिर आप डबल कोट्स में \n भी लिख सकते हो। इससे भी नेक्स्ट लाइन में चल जाएगा। अब ये दो सेम सेम काम है दोनों का, लेकिन हैशटैग ये /n फास्टर होता है एंड लाइन के कंपैरिजन में। इनकेस आपको कभी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करनी होगी तो हमेशा प्रेफर करना, अगर आप नेक्स्ट लाइन में जा रहे हो तो \n लिखना, वरना एंडल का भी सेम फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब आप सब लोग भी ट्राई कर सकते हो अपना नाम प्रिंट करना। जैसे हम लोग का फर्स्ट, हम लोग ने कोड लिख लिया अपना हेलो वर्ल्ड। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो आफ्टर फर्स्ट प्रोग्राम वी हैव ऑपरेशंस ऑन डेटा। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल आपको कोई कैलकुलेशन करना है, आपको एडिशन करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो फिर अब वो C++ में आप कैसे करते हो, तो वो हम अभी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले अब अगर आप चलो एडिशन से स्टार्ट करते हैं, हम लोग सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर से। तब असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कोई भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना, उसे हम असाइनमेंट मतलब आपका इक्वल टू जो होता है वो जनरली एक असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे अगर आप मैथ्स में अगर लिखते थे आप x = 2, तो जो इक्वल टू है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, सिंपल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अभी हम आगे उसको देखेंगे। अभी हम आगे चलो अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे बढ़ते हैं। तो अगेन सी आउट, ताकि मैं देखूंगा कि आगे बाहर आउटपुट क्या आ रहा है। सो मैं फॉर एग्जाम्पल हमें एडिशन कुछ करना है, तो हमने लिखा सिंपल 2 + 3। अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे 2 + 3 5 प्रिंट हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल हमें सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पे 2 - 3 लिख दिया। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो 2*3 आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप x नहीं लिख सकते मल्टीप्लिकेशन जैसा मैथ्स में लिखते हो, आपको स्टार लिखना पड़ेगा। और आपको डिवीजन करना है तो 2/3 लिखना पड़ेगा, स्लैश, जैसा आप नॉर्मली मैथ्स में भी लिखते हो। अभी मैं चलो इसको नेक्स्ट लाइन में सबको कर देता हूँ। तो आपके सारे प्रिंट हो गए वैल्यूज। 2 + 3 5 हो गया, 2 - 1 हो गया, 2 × 2 6 हो गया। अब 2/3 यहाँ पे 0 आया, मैं आपको समझाऊंगा आगे कि जब हम डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे। तो ये आपके बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए। Okay, so now let's continue with logical operations. तो logical operations exactly होते हैं जैसे आपने AND गेट या OR गेट पढ़ा था अपने मैथ्स में 12th में। तो हम जो जनरली रिप्रेजेंट करते हैं उसको, AND को हम एम्परसेंड से करते हैं, और अगर करना है तो हम लोग स्लैश लाइन से करते हैं, और अगर आपको XOR गेट परफॉर्म करना है तो फिर एक ये होता है 8 के 7 6 के साथ, तो उसके साथ हम परफॉर्म करते हैं XOR फंक्शन। और अगर आपको नॉट परफॉर्म करना है तो जनरली ये यूज होता है। तो अब ये चार होते हैं जो हम लोग लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। हम आगे आगे देखेंगे अभी इन्हें कैसे यूज करेंगे। और नेक्स्ट आता है आपका कंपैरिजन ऑपरेशंस। कंपैरिजन ऑपरेशंस इजी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ग्रेटर देन हो गया, स्मॉलर देन हो गया, या फिर इक्वल टू हो गया। अगर आपको कंपेयर करना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं, आपको 2 बार इक्वल टू साइन यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, स्मॉलर देन इक्वल टू हो गया,
नॉट इक्वल टू हो गया, तो ये सब ऑपरेशंस होते हैं। जैसे हम लोग आगे इसको यूज करेंगे तब आप देखेंगे। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब आगे आप जैसे जैसे कोड करोगे तो वेरिएबल्स आपका हर जगह यूज आएगा। तो वेरिएबल्स एग्जैक्टली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई डेटा कहीं स्टोर करना है। जैसे अगर आप मैथ्स में जैसे आप कहते थे एक्स इक्वल टू 2 या फिर वाई इक्वल टू 4, जो एक्स हुआ वो एक वेरिएबल हो गया। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वैल्यू स्टोर करनी है 4, ठीक है। तो अब 4 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, या फिर जैसे हमने अभी पीछे देखा था कि 2 और 3 था, हमने इसको ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया। अब अगर हमें इसे पूरे कोड में हर जगह यूज करना है, कोई मान लो बड़ा नंबर है, जैसे अगर 1 2 3 4 5 6, एंड अगर आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 के साथ, और ये कोड में बहुत बार करना है, आपको ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तब बार बार ये नहीं लिखोगे। तो हम क्या करते हैं, इनको वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं। कोई भी वैल्यू जिसका आपको कंप्यूटेशन करना है, उसको यूज करना है, हम उसको जनरली वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। अब वेरिएबल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं कि वो एक मान लो एक आप उसमें वैल्यू असाइन करते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेमोरी में आपका कहीं पे भी वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा, और जो वो वेरिएबल होगा, तो आपको कभी भी फेच करना होगा तो वो वेरिएबल आपको वैल्यू फेच करके देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया इंट ए इक्वल टू 12। अभी इंट एग्जैक्टली क्या है, इंट आप बता रहे हैं जो आपका कंपाइलर है कि जो ए में वैल्यू स्टोर है वो एक इंटीजर है। इसे हम डेटा टाइप करते हैं, अभी आगे हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट ए इक्वल टू 12 का मतलब हो गया ए आपका वेरिएबल है और ए में स्टोर्ड वैल्यू है 12। अब कभी भी आपको ए की जरूरत पड़ेगी, जैसे आप अब जैसे मैंने सी आउट ए किया, तो क्या होगा, ए की वैल्यू टर्मिनल पे प्रिंट कर देगा। तो अब जैसे आपका 12 आ गया। अब मुझे इस फॉर एग्जांपल इस पे बहुत सारे ऑपरेशंस करने हैं, तो फिर सी आउट ए मल्टीप्लाइड बाई 2, मुझे इसके बाद करना है सी आउट ए बाई 2, सी आउट ए एक्सॉर 2। तो एक्सॉर 2 पे थोड़ा एरर आ गया। Okay, तो यहाँ पे आपके वैल्यूज प्रिंट हो गए। आप एक नेक्स्ट लाइन पे मैं डाल देता हूँ तो क्लियर होगा ज़्यादा। तब से 12 24 6, तो क्या होगा, मुझे बार बार 12 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं एक वेरिएबल में स्टोर करके उसको हर जगह यूज कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपको 12 था वैल्यू, अब कहीं पे आपको चेंज करके उसको 10 कर देना है और उसके आगे 10 यूज करना है, तो उसमें भी वेरिएबल हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल आप बार बार 12 लिख रहे हो, फिर एक जगह चेंज हुआ कुछ और वो 10 वैल्यू हो गई उसकी। अब आपको याद नहीं रहेगा कि अच्छा 12 था अब 10 हो गया, मुझे हर जगह 10 यूज करना है। तो इसमें क्या होगा, हम जैसे ए माइनस ए इक्वल टू ए माइनस 2 मैंने कर दिया, या फिर फॉर एग्जांपल मैंने ए इक्वल टू 10 कर दिया, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, और इसमें अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे आपकी 10 वैल्यू आ गई। अब जब भी आप ए यूज करोगे तो ए में स्टोर 10 रहेगा। तो बस एक मान लो एक बॉक्स है वेरिएबल जिसमें आपकी वैल्यू स्टोर रहेगी, और उसका बार बार चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अब उसमें सब कर सकते हो, आप उसका इवन डेटा टाइप भी बदल सकते हो और किसी और में स्टोर कर सकते हो, वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये आपके कुछ ये आपके वेरिएबल्स हो गए। तो अभी हम डेटा टाइप्स में आगे बढ़ते हैं। तो डेटा टाइप्स आपके एग्जैक्टली होते हैं जो बताते हैं कंपाइलर को कि जो वैल्यू है वो कौन से टाइप की है। अब इतना आपको नहीं लग रहा होगा कि यूज होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हर एक आपका जो कंप्यूटर होता है उसका एक लिमिट होता है कि वो इतने रेंज से इतने रेंज के ही नंबर्स पे कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता है, फिर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका इंटीजर हो गया, ठीक है, अगर आप इंट यूज कर रहे हो, तो फिर वो ऐसे टू, एक होता है 2 टू द पावर 10, उधर से -2 टू द पावर 9 से लेके -2 टू द पावर 10, ऐसे वेरी मतलब फॉर एग्जांपल एक रेंज हो गया, उसी में वो परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन। उसके बाद ओवरफ्लो आ जाता है। तो जैसे मैं आप दिखाता हूँ, एक मैं एक वो यूज करता हूँ, लाइब्रेरी लिमिट सी लिमिट्स नाम था शायद से। हाँ, तो ये मैंने एग्जैक्टली क्या किया, सी लिमिट्स एक नॉर्मल है फाइल है, जो हेडर फाइल है, जो आपको हर डेटा टाइप का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताता है। तो इसका मतलब है, अगर आप कोई भी इंटीजर ले रहे हो, इंट फॉर एग्जांपल आपने ले लिया एक्स, तो उसकी मिनिमम वैल्यू जो आप उसको असाइन कर सकते हो, या फिर वो सॉल्व करते करते कुछ भी आप ऑपरेशन कर रहे हो, तो मिनिमम वैल्यू उसकी इतनी ही जा सकती है, इससे नीचे वो नहीं जाएगी। उसके बाद क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने इंट एक्स इक्वल टू इंट मिन लिख दिया, ठीक है। अब क्या होता है, एक सर्कल जैसा होता है। तो अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0, आप आगे बढ़े, आप राइट साइड जा रहे हो,
तो वो 1 हुआ, 2 हुआ, से बढ़ते 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 इंट मैक्स हो गया। अब इंट मैक्स पे पहुंचा, आपने +1 किया तो इंट मिन चला जाएगा, क्योंकि पूरा एक सर्कल है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इंट मिन है, अब इसको मैं अगर पूरा सर्कल था, अब मैक्स के बाद आपने +1 किया तो मिन चला गया। अब इसको आप -1 करोगे तो आगे चला जाएगा। जैसे मैंने एक्स लिख दिया, मैंने सी आउट x-1। देखिए ये इसके आगे चला गया। ये तो अभी यहाँ पे प्रिंटेड है, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे पहले माइनस था, उसके बाद देखो अभी प्लस चला गया, क्योंकि वो आगे चला गया। उसकी सर्कल था तो आगे चला गया, इंट मिन से इंट मैक्स चला गया। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे इसको एक्स की जगह पे मैं लिख देता इंट मैक्स। ठीक है, अब मैंने लिख दिया सी आउट एक्स, मैं लिख दिया सी आउट एक्स +1। तो क्या हुआ, यहाँ पे अपने मैक्सिमम वैल्यू पे था, क्योंकि वो सर्कल था। तो जब इसमें +1 हुआ तो वो इंट मिनिमम मिन पे चला गया, तो वो आपका माइनस इतना वैल्यू आ गया। तो ये एक डेटा टाइप का रेंज होता है, जो आप सी लिमिट से आप पता लगा सकते हो। तो जनरली डेटा टाइप यही होता है। अब क्या होगा, अगर मैंने उसको इंट वैल्यू दिया तो कंप्यूटर को पता है, ठीक है मैं इतने से इतने में कैलकुलेशंस करूंगा। तब ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। अगर आपको कोई नंबर पे ऑपरेशन जनरली करना है तो उसका अगर हम देखें, तो आप इंट यूज कर सकते हो, आप डबल यूज कर सकते हो, फ्लोट यूज कर सकते हो, आप लॉन्ग यूज कर सकते हो, लॉन्ग लॉन्ग। ये दो अलग है। तब इसमें जनरली क्या है, इंट मैंने आपको ऐसे भी बता दिया। फ्लोट और डबल एक्चुअली क्या होते हैं, जब आपको डेसिमल्स के साथ ऑपरेशंस करने होते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में इसे लिखा था सी आउट 2/3, तो यहाँ पे 0 आ गया, क्योंकि ये जनरली इंटीजर की तरह सेव्ड है। अब क्या होगा, इंटीजर डेसिमल्स को नहीं हैंडल कर सकता, तो क्या करेगा, जो भी फॉर एग्जांपल अगर कैलकुलेट करना है तो उसका वो फ्लोर या फिर जो आप जीआईएफ बोलते थे, उस पे वो चला जाता है। ग्रेट, तो अभी जैसे मैंने लिया इंट ए इक्वल टू 2/3 एंड सी आउट है। अब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे 0 आया। लेकिन ये था इंटीजर के लिए। अगर मैं जैसे बोला, डबल और फ्लोट करते हैं हम लोग यूज डेसिमल्स हैंडल करने के। जैसे मैंने अगर इसका डेटा टाइप फ्लोट कर दिया, तो अगर फ्लोट पे मैं अगर सी आउट ए किया, 0 ही आ गया। अ, अच्छा रुको, इसको भी error आ रहा है। हाँ, वो एक्चुअली 2 और 3 को भी इंटीजर ले ले रहा था। जैसे मैंने अगर 2.0 3.0 किया, तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा डेसिमल में आंसर आ गया। तो आपको जब भी डेसिमल के साथ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लो ले लिया, अगर मैंने इंटीजर फिर से लिया इंट ए इक्वल टू 2 एंड सी आउट मल्टीप्लाई बाई 1.2, तो अगर आप एक्चुअली में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2.4 आना चाहिए। लेकिन अभी देखो, ये जब मल्टीप्लाई करेगा तो 2.4 आ गया, क्योंकि ये डबल था। ये डबल है, ये इंट है, तो क्या होता है, वो हमेशा सुपीरियर को ले लेता है और डबल को कैलकुलेट कर ले रहा था। तब जैसे अगर आपको यहाँ पे, जैसे मैंने अभी 2/3 वाला आपने एग्जांपल देख लिया, तो जब भी आप डेसिमल्स के साथ आपको कोई भी ऑपरेशन करना है या फिर आपको डेसिमल्स हैंडल करना है, तो इंट का भी यूज मत करना, हमेशा फ्लोट या डबल यूज करना। फ्लोट और डबल में एक सिंपल डिफरेंस है। फ्लोट का जो प्रेसिजन होता है वो डबल जितना ज्यादा नहीं होता। फ्लोट आपके 2 या 3 डेसिमल पॉइंट्स के आगे तक आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, लेकिन डबल जो होता है वो आपको 12 तक दे देता है। आप उसको भी आप सेट कर सकते हो, मैं दिखाऊंगा आपको बाद में कि एक सेट प्रेसिजन होता है, उससे आप आपका डेसिमल कैलकुलेशंस का भी रेंज सेट कर सकते हो कि ठीक है, मुझे डेसिमल के बाद 20 प्लेसेस तक मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। वहां तक वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा, 20 तक आपका पूरा कैलकुलेशन। अब फॉर एग्जांपल आप कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हो जिसमें बहुत सारे डेसिमल वैल्यूज आते हैं, तो आपको उसमें प्रेसिजन बहुत मैटर करती है। तो जनरली जब भी आप साइंटिफिक कैलकुलेशंस करोगे तो डबल हमेशा यूज करना, क्योंकि उसका क्योंकि वो एक्यूरेसी उसका ज्यादा है, तो आपका जो कैलकुलेशन फाइनल रिजल्ट भी रहेगा वो भी ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो ये था डबल। इसके अलावा एक और रहता है जिसे हम लोग अल्फाबेट्स कहते हैं। मैं जैसे बताया कि आपका इंट हो गया, डबल हो गया, लॉन्ग हो गया, लॉन्ग लॉन्ग हो गया, ये सब इंटीजर के लिए। अब लॉन्ग 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 में बस यही है कि इंट का, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी कुछ 2 to the 10 तक हो जाएगा, 2 to the 10 नहीं, 2 to the 32 तक। अगर आप लॉन्ग लॉन्ग लोगे या फिर लॉन्ग लोगे तो वो और आगे तक चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जैसे सी आउट इंट मैक्स, तो ये आया था इतना। अब ये कुछ है 2 into 10 to the 9 10 to the 10 तक, 5 6 7 8 9, तो ये 2 to the 9 तक है।
अब ये आपको फॉर एग्जांपल कैलकुलेशंस करने से आपको पता है कि 10⁹ से मेरे ज्यादा चले जा रहे हैं, जिसका कोई भी वेरिएबल है किसी में भी डेटा, तो हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग यूज करेंगे, लॉन्ग 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 ए मान लो मैंने ले लिया, कुछ भी ले लिया फॉर एग्जांपल। तो लॉन्ग में बस ये फायदा होता है कि इसका जो मैक्सिमम रेंज होता है 10⁻13 तक होता है। तो अगर आपको आपका क्रॉस हो रहा है फॉर एग्जांपल 10⁻10 या 10⁻9 वाला थ्रेशोल्ड आपके कैलकुलेशंस में, आपके कोड में, तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, इंट था, इसके अगर मैं आगे जाऊंगा तो फिर ये वापस पीछे चले जाएगा नेगेटिव वैल्यू में, क्योंकि मैंने बताया था ना सर्कल था। लेकिन अगर आपका लॉन्ग रहेगा तो आपको पता है कि ठीक है, मैं 10⁻9 तक लिमिटेड नहीं हूँ, मैं 10⁻13 तक अपने कैलकुलेशंस आगे ले जा सकता हूँ। अब अगर आपको 10⁻13 तक भी नहीं काम हुआ, कि अगर उसको भी एक्सीड कर रहा है, तो फिर उसके लिए होता है लॉन्ग लॉन्ग, दो बार आप लिख सकते हो। तो ये होता है आपके 10⁻18 तक, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। आप कुछ और स्पेसिफाइड मतलब स्पेशलाइज्ड डेटा टाइप्स होते हैं जो आप कैलकुलेशन टाइम भी यूज करते हो, जो आपको 2⁻64 तक आपके जितना भी कंप्यूटर का बिट साइज है उसको यूज कर लेता है, वो अभी हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो अब लॉन्ग लॉन्ग का यही है कि वो 10⁻18 तक आपके कैलकुलेशन सही ले जाएगा, उसके बाद वो पीछे जाएगा। तब अगर आपको लंबे कैलकुलेशन, आपके बड़े कैलकुलेशन आ रहे हैं, तो हमेशा प्रेफर करना लॉन्ग लॉन्ग रहेगा। अगर 10⁻13 तक है तो लॉन्ग आप यूज कर सकते हो, अगर 10⁻10 से नीचे है तो फिर आप सिंपली इंट यूज कर सकते हो। इन सब में बस डिफरेंस ये है कि स्पेस इंट सबसे कम लेगा, तो इंट स्पेस सबसे कम लेगा, उसके बाद लॉन्ग उससे थोड़ा ज्यादा लेगा, लॉन्ग लॉन्ग सबसे ज्यादा लेगा। इन तीनों के कंपैरिजन में तो यही आपके बेसिक नंबर्स वाले डेटा टाइप्स थे अलॉन्ग विद फ्लोट एंड डबल। इसके अलावा अगर आपको कोई अल्फाबेट या फिर सिंबल्स के साथ ट्रीट करना है, तो फिर उसके लिए दो होते हैं, एक होता है कैर और एक होता है स्ट्रिंग। हाँ, एक होता है स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग जो था, ये डेटा टाइप नहीं था सी में, सी प्लस प्लस में ये लोग ले आए, मैं दिखाता हूँ डिफरेंस क्या है। अब कैर फॉर एग्जांपल आपका एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेगा, और इसको हम लोग यूज करेंगे सिंगल कोट्स के साथ। तो फॉर एग्जांपल मैंने कैर एक्स ले लिया और मैंने इसको ले लिया ए, तो आपका ए प्रिंट हो गया। अब फॉर एग्जांपल आप इससे कुछ भी कर सकते हो, आप इसमें नॉर्मल ये भी ले लो, एक्स इक्वल टू ले लिया स्लैश सी आउट एक्स। तो ये अल्फाबेट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये आपके कोई भी सिंबल आप इसमें नंबर्स भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, सी आउट एक्स, तब देखो 1 भी आ गया। तो इसमें आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, बस इसमें डिफरेंस है कि अगर आप कैर में 1 दे रहे हो तो ये 1 नंबर सेव्ड है, लेकिन ये एज एन इंटीजर सेव्ड है, इसमें आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जैसे मैं इसको एक्स को मैं मल्टीप्लाई बाई 10 नहीं कर सकता, जैसे मैं अगर एक्स को मल्टीप्लाई बाई 10 करूँगा तो एरर दे देगा, फिर आपको गार्बेज वैल्यू दे देगा, जो कुछ भी रैंडम वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये बस एज अ कैरेक्टर स्टोर्ड रहेगा। ये इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे आपने लिख दिया एज एन अल्फाबेट, जैसे अल्फाबेट ऊपर सेव थे वैसे ही। तो इसमें आप कोई भी एग्जैक्ट, कोई भी आप सिंबल, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कैलकुलेशन बस आप इतना कर सकते हो कि आप ए से बी ले जा सकते हो, बी से सी ले जा सकते हो, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो क्यार का इतना ही काम था, और लेकिन इसमें एक ये डिफिकल्टी थी जो सी में बहुत ज्यादा आई थी, कि आप इसमें एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। जैसे सिंगल कोट से ना, अब इसमें यहाँ पे मैं 12 लिख दूंगा ना, तो ये गलत हो जाएगा। ये देखिए, 12 इसमें स्टोर नहीं हो सकता है। तो अब इसमें क्या, इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, हमें स्ट्रिंग यूज करना होता है। इसमें यहीं पे नीचे ले लेता हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल एक ए इक्वल टू, अब इसमें आप डबल कोट्स यूज करोगे, कैरेक्टर और स्ट्रिंग में यही डिफरेंस है, इसमें मैं सिंगल कोट्स यूज कर रहा था ऊपर, इसमें डबल कोट्स। अब स्ट्रिंग में क्या, कोई लिमिटेशन नहीं, आप कितने भी आगे तक ले जा सकते हो। मैं दूंगा माय नेम इज उत्कर्ष एंड सी आउट ए, कोड का भी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट आप बस कंट्रोल स्लैश करके यूज कर सकते हो, तो क्या होगा, कमेंट्स में अब ये कोड रन नहीं होगा, ये बस ऐसे ही रखा रहेगा। तो जनरली अगर आपको अपने कोड को कभी एक्सप्लेन करना है कि ओके स्ट्रिंग का क्या काम है, बस ऐसे दो बार आपको स्लैश डालना और फिर स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, ऐसा आप लिख सकते हो अपने लिए, कभी आपको कोड समझना है। तो जैसे मैंने रन किया, ये माय नेम इज कश पूरा आ गया, क्योंकि इसने पूरे इसको एज अ स्ट्रिंग सेव कर लिया। दिक्कत बस कैर में थी कि आप एक ही टाइप पे सेव कर लेते थे, और सी में भी यही दिक्कत आ रही थी जब हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे,
तो उसमें अब कैरेक्टर ही था। अगर आपको ऐसा कोई मायने कोई सेंटेंस सेव करना है तो फिर आपको उसका एरे लेना पड़ता था। एरे भी में आगे पढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग में यही एक बहुत अच्छी चीज आ गई थी कि अब सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग इंक्लूडेड है, तब कितने भी बड़े बड़े सेंटेंसेस इसमें ऐड कर सकते हो। अब इसमें फॉर एग्जांपल ये इंडेक्स बेस्ड होते हैं एरे की तरह। एरे हम पढ़ेंगे तो मैं इस पे वापस आऊंगा कि इन सबकी एक लोकेशन है। जैसे अगर मुझे एम चाहिए तो मैं अगर सी आउट करूंगा ए 0, जैसे एम प्रिंट हो जाएगा कैपिटल। हाँ, कैपिटल एम प्रिंट हो गया। अभी ये चिंता मत कीजिए क्या सिंटैक्स था, हम लोग आगे बताएंगे। बस ये आरे की तरह सेव होता है हर एक लोकेशन पे एक कैरेक्टर, वो मैं आगे दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो स्ट्रिंग और कैरेक्टर था कोई भी आपके कैरेक्टर्स हो गया, फिर आप कैरेक्टर के लिए आप कैर यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई लंबा सा सेंटेंस यूज करना है तो उसके लिए आप स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, डेटा टाइप किसी में भी स्टोर करने के लिए। अब इसमें एक्चुअली आप ये भी आप सिंगल कैरेक्टर भी सेव कर सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ए सेव कर दिया, ये भी कंप्लीटली वैलिड है। बस ये एक बात है कि इसमें आप आगे भी चीजें ऐड कर सकते हो, उसमें आप आगे चीजें कुछ ऐड नहीं कर सकते थे। जैसे अगर मैंने ए में, जो मेरा वेरिएबल, चलो ए में नहीं रखता है, इसको बी हटा बी कर देता हूँ। और ए में मैंने इसको ऐड कर दिया एक कैरेक्टर सी। तो ये अगर रन होगा तो अच्छा ओके, सी आउट, सी आउट ए। तो देखिए यहाँ पे बी आ गया, इसके बाद मैंने इसमें एक डी ऐड किया तो यहाँ पे डी भी आ गया। ये था एग्जैक्टली जो नेक्स्ट लाइन करते देख बेटर रहेगा। तो देखिए पहले बी था, उसके बाद बी डी आ गया। तो इसमें क्या आप नॉर्मल चीजें ऐड कर सकते हो, लेकिन कैरेक्टर में क्या था, आप एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर रख सकते हो। तो यही बेसिक डेटा टाइप्स थे। हम इसको अब आगे यूज करेंगे अपने ऑपरेशंस में। तो नेक्स्ट आता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको जानने से पहले, आपका कोई भी कोड फॉर एग्जांपल होता है रन, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं बेसिकली आपके कि कंपाइलर कोई कंडीशन देखेगा और उसके बाद उसको पता लगाना है कि मुझे आगे कोड रन करना है कि मुझे कहीं और चले जाना है। वो जैसे में भी आता है उस पर। फॉर एग्जांपल उसके लिए जैसे मेनली दो टाइप के कंट्रोल होते हैं, या तो इफ एल्स होता है या फिर स्विच होता है। अब फॉर एग्जांपल इफ एल्स एकदम सिंपल इंग्लिश जैसा है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि इफ स्टेटमेंट वन, देन आप ये काम करो, एल्स ये। ठीक है। तो फिर अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखा, मैंने अगेन एक डेटा टाइप में इंट में मैंने ए लिया 12। ठीक है। अब इफ ए स्मॉलर देन 10, ठीक है, तो ये चेक करेगा कि क्या ए स्मॉलर देन 10 है। अगर है तो इसके आगे मैं कोड लिखूंगा एल्स ये। तो ये बेसिक एक ये सिंटैक्स होता है पूरा इफ एल्स का। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन, फिर ये हटा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे कंडीशन आप लिख दीजिए और इसके अलावा अब अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब अगर ये कंडीशन सही है, तो फिर अंदर का कोड यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट। और अगर ये सही नहीं होगा तो सीधा एल्स में चला जाएगा, नॉर्मल इंग्लिश जैसे यहाँ पे एल्स में आ जाएगा। तो अब इसमें जैसे मैं एक दिखाता हूँ कि अगर मैं सिंपल हमारा पहला वाला हम लेते हैं, इफ ए स्मॉलर देन 10, मैं करूँगा प्रिंट ए इज स्मॉलर देन 10। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। अब अगर ए उसके नहीं है, 10 से छोटा नहीं है, तो क्या होगा, वो एल्स में आ जाएगा। इसमें लिख दूंगा ए इज नॉट स्मॉलर देन 10, मतलब या तो ग्रेटर या तो इक्वल टू है उसके। तो इसमें इसको रन किया तो ए इज नॉट स्मॉलर देन 10, क्यों, क्योंकि 12 था। तो ये जैसे ही यहाँ पे आया, इसे देखा चलो मैं चेक करता हूँ ए स्मॉलर देन 10 क्या है, सही है। तो उसे देखा कि नहीं ये तो सही नहीं है, क्योंकि 12 तो 10 से बड़ा है। तो फिर वो सीधा एल स्टेटमेंट में चला गया कि सी आउट, तो वहां पे हमारा प्रिंट हो गया ए इज नॉट स्मॉलर देन 10। अब इसमें एक और होता है स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल ये तो हो गया कि ये बाइनरी स्टेटमेंट हो गया ना, जैसे या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। अगर आपको कोई कंडीशन किया अगर ए स्मॉलर देन 10, तो ये अगर स्मॉलर है, अगर नहीं तो नॉट स्मॉलर है। अब मुझे अगर चाहिए कि अगर नॉट स्मॉल मतलब ए स्मॉलर देन 10 है तो मैं स्मॉलर प्रिंट करूंगा, अगर इक्वल टू 10 है तो इक्वल प्रिंट करूंगा, अगर ग्रेटर देन 10 है तो ग्रेटर प्रिंट करूंगा। उसके लिए एक लास्ट चीज आती है एल्स इफ। तो या तो आप करते फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी में बताता हूँ, अगर ए स्मॉलर देन 10 नहीं है तो आपको लिखना था या तो ग्रेटर है या तो इक्वल है ना। तो यहाँ पे आप लिखते कि ठीक है, मैं इस कोड से इस कोड में आ गया हूँ कि यहाँ पे तो मेरा ये
फॉल्स था तो मैं यहाँ तो नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे आ गया, मतलब ए इज नॉट स्मॉलर देन 10। अब मैं फिर से लिखूंगा इफ ए इक्वल टू 10, मतलब क्या इक्वल टू मैंने बताया था ना, कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल टू लगता है। तो क्या ए 10 के इक्वल है? अगर है तो आई विल जस्ट प्रिंट सी आउट ए इज इक्वल टू 10। यस, और अगर वो नहीं है, अगेन अगर वो 10 के इक्वल नहीं है तो हमें सीधा लिख देना है कॉपी पेस्ट ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन। अगर मैं इसको रन करूं, क्या वो एज ग्रेटर देन 10 आ गया, जो ऑब्वियस है, लेकिन क्या वो आपको इतना लिखना पड़ा? इसकी जगह पे हो जाता है एल्स इफ का कंडीशन। तो ये चीज को मैंने यूज करा, एल्स इफ आप इसी के आगे लिख सकते हो और आप फिर से अपना कंडीशन लिख सकते हो। अब एल्स इफ में मैं लिखूंगा, ठीक है, ए स्मॉलर देन 10 ही है, क्या ए इक्वल टू 10 है? इफ ए इक्वल टू 10, अगेन लिख देता हूँ सी आउट ए इज 10, मैं सिंपल लिख देता हूँ एल्स ए सी आउट ए इज ग्रेटर देन 10। मैं अगर इसको रन किया तो एज ग्रेटर देन 10 आ गया, ऑफ कोर्स। तो ये एल्स इफ कमांड होता है। आप इफ लिखो और आपको लग रहा है कि और कंडीशंस अभी हैं जिसमें मुझे डिफरेंट कोड रन करना है, तो आप एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ करते रहो। आप एल्स इफ या एल्स इफ आप कितने बार भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक और बार एल्स इफ कर दूंगा, यहाँ पे कोई कंडीशन लिख दूंगा, मैं एक और बार यहाँ पे एल्स इफ लिख दूंगा और कोई कंडीशन लिख दूंगा, और कितने बार भी जाते जाते लास्ट में आप एल्स कर सकते हो। वो भी एल्स जरूरी नहीं, आप एल्स छोड़ भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेनली इतना ये होता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब इसके अलावा ये मेन था इफ एल्स जो सब लोग यूज करते हैं। एक और होता है कंट्रोल स्टेटमेंट जिसका नाम है स्विच। स्विच केस में क्या होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है एल्स से, उसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो जैसे मैंने ए ले लिया, ठीक है, तो अब स्विच में क्या होगा, स्विच मैं लिखूंगा ए, ठीक है, कि इस ए की वैल्यू, इसका मैं लिखूंगा केस केस में लिख लिया फर्स्ट की क्या वो 1 है? अगर 1 है तो मैं लिखूंगा सी आउट ए 1 और ब्रेक। आपको ब्रेक हर बार लिखना पड़ेगा कि अगर ये केस सही हो गया तो अगर ए इज इक्वल टू 1, तब आगे क्यों चेक करना कि ए 2 है क्या, ए 3 है क्या। तो इसमें हम क्या करेंगे, केस 1 ए चेक हुआ, हम आगे बढ़ जाएंगे, हम केस 2 चेक करेंगे, क्या अगेन अगर क्या वो 2 है, यहाँ पे मैं एग्जैक्टली बस वैल्यू डालूंगा, यहाँ पे से 10 और 13 14 कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगेन सी आउट ए इज 14, इसको रन किया, तभी कोई आउटपुट नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया, मैं चेक किया, अगर 10 होता तो मैं प्रिंट करूंगा, अगर 14 होता तो मैं प्रिंट करूंगा। लेकिन अब मैं फॉर एग्जांपल, अब ऐसा हो गया जैसे आपने इफ एल्स डाला, आपने इफ लिखा, अगर इफ ये है तो ये, एल्स इफ ये है तो ये मैं प्रिंट करूंगा, एल्स इफ ये है तो ये प्रिंट करूंगा। लेकिन आप वहां पे एल्स डाल रहे थे कि अगर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा था। तो यहाँ पे भी होता है, उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर ऊपर में से जितने भी केसेस थे इनमें से कोई ट्रू नहीं था, तो फिर हम डिफॉल्ट में आ जाएंगे कि सी आउट, मैं लिख देता हूँ ए वॉज नन ऑफ दोस नंबर्स। तो अब जैसे मैंने इसको अगर रन किया तो आ गया ए वॉज नन ऑफ दोस नंबर्स, क्योंकि मैंने 12 था, मैंने उसको चेक किया कि वो 1 था या 10 था, नहीं था, 14 था, नहीं था। अब सारे नंबर्स एग्जॉस्ट हो गए, तो फिर अब वो डिफॉल्ट में चला जाएगा, प्रिंट हो जाएगा ए वॉज नन ऑफ दोस नंबर्स। तो ये स्विच केस होता है। इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि आप यहाँ पे जैसे मैंने इंटीजर लिया है, तो वो नंबर्स और कैरेक्टर ही ले सकता है एज एन इनपुट, की मैं इन्हीं को चेक कर सकता हूँ कोई स्पेसिफिक वैल्यू के साथ। जैसे मैंने इंटीजर को चेक किया है 10 के साथ, 14 के साथ, तो उसमें क्या होता है, इसके अलावा आप कैरेक्टर को कर सकते हो, इसके अलावा नहीं, इसके अलावा आप कुछ कंपेरिजन नहीं कर सकते। लेकिन इफ एल्स में क्या होता है, कोई भी कंपेरिजन कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने बताया कि इफ एल्स ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट है स्विच के कंपेरिजन में। और इसमें आपको इतना लिखना भी पड़ता है ना, केस आपने लिखा, उसके बाद आपने ब्रेक लिखा, फिर डिफॉल्ट लिख रहे हो, उससे अच्छा इसलिए सब लोग इफ एल्स यूज करते हैं। तो इफ एल्स में आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। तो एक हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हो गया, मैं ले रहा हूँ एक स्ट्रिंग,
ठीक है। स्ट्रिंग मैंने, क्योंकि मुझे वर्ड सेव करना है, कैपिटल, ठीक है। स्ट्रिंग कैपिटल मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल चलो पटना, ठीक है। पटना। अब मुझे चेक करना है कि बिहार का कैपिटल पटना है, मैंने स्टोर किया है कि नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी का आंसर है पटना और क्वेश्चन था सी आउट, चलो क्वेश्चन था फॉर एग्जांपल व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है। अब मेरा कोड तुम जैसे फॉर एग्जांपल उस क्विज के लिए लिख रहे हो, तो तुम क्या करोगे, कैपिटल में तुम्हारा इनपुट आया यूजर का, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे पटना है, अब मैं चेक करूंगा कि वो आंसर एग्जैक्टली है कि नहीं। चलो हम इसको एक कोड बना ही लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सी आउट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ आंसर, ठीक है। अब अगर मुझे आंसर का इनपुट लेना है यूजर से, तो फिर एक उसके लिए टैग होता है, जैसे सी आउट था प्रिंट करने के लिए, सी इन होता है इनपुट लेने के लिए, आई एन देख लो, आई एन होता है इनपुट, आउट होता है आउटपुट, तो वैसे याद रख सकते हो। और इसमें बस ये होता है कि जो आप इसके बाद टैग डाल रहे हो वो उल्टा होता है। जैसे इसमें ग्रेटर देन दो बार, सी आउट हम जब लिख रहे थे, आप ऊपर देखोगे तो जैसे यहीं पे मैंने लिखा है, सी आउट में था दो स्मॉलर देन टैग्स, यहाँ पे दो ग्रेटर देन टैग्स, बस यही दोनों में डिफरेंस है। अब ये क्या होगा, आपको आंसर का वैल्यू यूजर से टर्मिनल के थ्रू लेगा, स्ट्रिंग आंसर। अभी हम देखेंगे, अब हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, आंसर में आपका यूजर का आंसर आ गया, तब इफ आंसर इक्वल टू पटना, ठीक है। अगर वो पटना है, उसने आंसर किया, तो लिख दो सी आउट करेक्ट आंसर, ठीक है। एल्स उसने अगर नहीं किया तो सी आउट रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे मैंने इनपुट दिया, तो जैसे अगर आप टर्मिनल पे काम करोगे तो ऐसा आपको इनपुट्स नहीं आएंगे, यहाँ पे आपको पहले इनपुट नहीं देना पड़ेगा, साथ में इनपुट दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे चलो मैं फॉर एग्जांपल पटना लिखता हूँ, ठीक है, बिहार का कैपिटल पटना। मैंने रन किया, ये थोड़ा, ये अभी काम नहीं कर रहा है, मैं उस पर रन करके दिखा देता हूँ। तो इस पर रन कर लेते हैं हम ये चीज़, ये वाला कोड कॉपी, इसकी चिंता मत करो, ये बस मैंने इसलिए लिखा है ताकि यहाँ पे मैं इनपुट दे सकूँ, यहाँ पे मैं आउटपुट दे सकूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया और इसको रन करता हूँ। हाँ, तो वैसे आता व्हाट इज द कैपिटल बिहार, फिर वो पटना लेता, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जांपल पटना की जगह पे मैंने लिख दिया दिल्ली, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए आउटपुट में, रॉन्ग आंसर, कि अगर आंसर उसका दिल्ली है तो गलत है, क्योंकि हमें पता है कि बिहार बिहार का कैपिटल पटना है, तो उसने आंसर इक्वल टू दिल्ली किया था, वैसा रॉन्ग आंसर हो गया। अब ये एक नॉर्मल इफ एल्स वाला स्टेटमेंट था, देखते हैं अगर वो वापस काम किया कि नहीं। हाँ, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, इसको रन करता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, काम कर रहे हैं, तो इसी पे वापस काम करते हैं। तो ये आपके इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स, इन्हें कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहते हैं। आपका जो फ्लो था कोड का, वो आप कंट्रोल करो कि अगर ये कंडीशन में सेटिस्फाई तो मैं ये वाले प्रिंट्स लूंगा, अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये वाला प्रिंट्स लूंगा, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं ये पर्टिकुलर प्रिंट करूंगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं लूप्स पे। लूप्स एक बहुत यूजफुल पार्ट होता है कोडिंग का, जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखोगे तो आपको लूप सीखना ही पड़ेगा। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ मुझे 1 से 10 प्रिंट करना है, ठीक है। तो फिर फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा, आप क्या बोलोगे, मैं सी आउट लिखूंगा 1, इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखूंगा, इसको फिर से यहाँ पे लिखूंगा, मैं सी आउट 2 लिखूंगा, सी आउट 3 लिखूंगा, ऐसे ही लिखते लिखते मैं 10 तक लिखूंगा। चलो लिखते हैं सी आउट 4, सी आउट 5, चलो 5 तक, ठीक है। रन किया, तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। अब इसमें इतना टाइम लगकर इतना लिखना पड़ा, इसकी जगह पे हम लूप्स यूज करते हैं। लूप्स एक्जैक्टली काम होता है कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, तो आप एक ही लाइन में जा सकते हो, वो एक एक आइटरेट करके जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पर दिखाता हूँ, अभी सिंपल बस आप कोड देखिए क्या है। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई स्मॉल देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, मैं सी आउट कर दिया आई, और मैं नेक्स्ट लाइन पे चला गया। हाँ,
आई तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया, लेकिन देखो इतने ही लाइन में प्रिंट हो गया। तो मैं बताता हूँ एग्जैक्टली लूप्स के भी तीन टाइप्स होते हैं, फॉर वाइल और डू वाइल, वो हम तीनों भी देखेंगे। बेसिक फॉर से स्टार्ट करते हैं, ये सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, फॉर और वाइल। तो फॉर में एग्जैक्टली क्या था, जैसे हमने भी देखा, आपने सबसे पहला फॉर लिखोगे, सिंटैक्स उसका बेसिक ये होता है, इससे दिखाता हूँ। फॉर में ये फॉर का सिंटैक्स होता है, ये वाइल का सिंटैक्स होता है, डू वाइल का सिंटैक्स होता है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे कोड पे दिखाता हूँ, तब क्या करोगे, फॉर में एक स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आपका आप एक सेमीकोलन डालते हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका कंडीशन, ठीक है, कंडीशन चेक करेगा। और उसके बाद आपका होता है इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, ठीक है। तो अब इसमें मैं एक एक स्टेप बताता हूँ। इनिशियलाइजेशन क्या हुआ, आप जिस भी, जैसे मैंने लिखा मुझे पता है मुझे 1 से 5 जाना है, ठीक है। तो मैं इनिशियलाइज कर दूंगा कि ठीक है, मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम, जिसमें मैं 1 स्टोर कर दूंगा, और उसको 5 बार मैं उसमें +1 +1 +1 कर दूंगा, और वहां उसको हर बार प्रिंट करते रहूंगा। तो क्या होता है, जब फॉर लूप रन होता है तो कंपाइलर ऐसे देखता है, वो सबसे पहले ये स्टेप देखेगा, ठीक है। मैं से यहाँ पे एक और कोड लिख देता हूँ जो हमारा पहले था, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 कमा आई स्मॉलर देन इक्वल टू 5 प्लस प्लस। तो इसमें एग्जैक्टली क्या था, ये इनिशियलाइजेशन था, ठीक है, इंटीजर का। तो यहाँ पे मैंने आई में 1 स्टोर कर दिया। फिर इसके बाद एक कंडीशन था, कंडीशन है कि वो आई स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है कि नहीं, क्योंकि अगर आपने, जैसे मैंने बोला कि आपको 1 से 5 प्रिंट करना है, तो बोलेगा कि जब तक 5 है तब तक ये काम होता रहेगा, और जैसे ही 5 है रुक जाओ। तो इसलिए वो कंडीशन होता है, जैसी कंडीशन फॉल्स होगा हम बाहर आ जाएंगे लूप के। और उसके बाद क्या होगा, तो सबसे फर्स्ट आइटरेशन पे जब से पहली बार फॉर लूप रन हो रहा है पहली बार, तो क्या होगा, कंपाइलर इनिशियलाइज करेगा कि अच्छा ठीक है, इंट आई इक्वल टू 1, ओके। फिर वो चेक करेगा क्या आई स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, देखो ऑफ कोर्स आई स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, तो अंदर चला जाएगा लूप। ये जो है ब्रेसेस, वो उसको बताएगा कि चलो यहाँ पे लूप का पार्ट, मैं लिख दिया सी आउट आई, ठीक है। अब इसके बाद, अब ये फर्स्ट आइटरेशन था, अब से लास्ट आइटरेशन तक इनिशियलाइजेशन चेक नहीं होगा। इनिशियलाइजेशन पहली बार हुआ, हमने इसको प्रिंट किया, अब इनिशियलाइजेशन का क्या काम, ठीक है, आई इक्वल टू 1 है, अब हम इस पे काम करना है, तो बार बार तो मैं इसको 1 करूंगा नहीं, है ना। तो अब क्या होगा, बस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चेक करेगा और उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। तो सबसे पहले था फर्स्ट आइटरेशन में ये चेक किया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फिर उसने स्टेटमेंट रन किया जो भी यहाँ पे था। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट आइटरेशन में इसका रहेगा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, स्टेटमेंट। तो अब क्या करेगा, उसे देखा आई स्मॉल प्रिंट हो गया, अब क्या देखेगा वो आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस एग्जैक्टली क्या है, जिसमें बता देता हूँ। कोई भी आपका इंटीजर है, फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 12, ठीक है। अब अगर इसमें आपको +1 करना है, तो जैसा अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, तो मैंने क्या बताया था, ए इक्वल टू A+1 आप कर सकते हो, आप ए प्लस इक्वल टू 1 कर सकते हो, ये भी एक ही बात है, या फिर आप ए प्लस प्लस कर सकते हो। ये, इसे हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। और अगर आप इसको प्लस प्लस ए लिखोगे, ये भी एक ही बात है। इसमें मैं गया नहीं तो उतना डीप, तो इतना मैं बता देता हूँ क्योंकि लूप्स में काम आएगा। ए प्लस प्लस मतलब वो एक बार ऐड हो जाएगा उसमें से। मैं जैसे हटा के दिखाता हूँ, सी आउट ए, ठीक है। इन सबको मैं वो कर छोड़ना, एरर आ जाएगा, कमेंट आउट। तो इंट ए था, मैंने ए प्लस प्लस किया, मतलब एक बार होगा, यही सी प्लस प्लस का मतलब था। सी लैंग्वेज था, उसमें प्लस प्लस आया, मतलब बेटर, उससे आगे ज्यादा। तो जैसे मैंने अभी इसमें रन किया 12 ए प्लस प्लस, ये 13 प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब है कि जब आप लूप भी रन कर रहे हो, इसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे जब आप लूप रन कर रहे हो तो सबसे पहले देखेगा आई स्मॉलर देन इक्वल टू 5 था, उसने अंदर प्रिंट किया। अब आई प्लस प्लस करेगा, यानी क्या हुआ, आई 1 था, अब आई 1 से 2 हो गया। तो अब 2 के बाद वो फिर से चेक करेगा क्या आई स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, देखेगा ऑफ कोर्स 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, तो फिर से प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे जाएगा आई प्लस प्लस, मतलब आई प्लस प्लस क्या था, आई 2 था, 3 हो गया। फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर चेक करेगा कि 5 से क्या छोटा है, मतलब ऑफ कोर्स छोटा है, फिर प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ, तो फिर यहाँ पे आपका 1 से 5 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 1 से आपके 5 प्रिंट होगा, आप देख सकते हैं। तो ये लूप्स का काम था। अगर आपको मल्टीपल लोकेशंस, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, तो आप लूप्स के थ्रू जा सकते हो। आपको 1 से 10 जाना है, जैसे मैंने आपको बोल दिया प्रिंट फर्स्ट, अब इसमें कुछ भी आपका लिमिटेशन है, मैंने प्रिंट फर्स्ट 1000 नंबर्स, ठीक है, प्रिंट फर्स्ट 1000 नंबर्स। क्या होगा, 1 पे जाएगा, ऐसे 2 3 4 जाते जाते देखिए सारे नंबर्स प्रिंट हो जाते हैं यहाँ पे 1000 तक। तो लूप्स का एग्जैक्टली यही काम है। अच्छा, आप कोई कहीं से, जरूरी नहीं आप 1 से, आप लो, आप 123 से लो और यहाँ पे आप जाओ और आगे तक।
कहीं से भी आप कहीं भी जा सकते हो। तो आपके पास क्या होगा, आपका इनिशियलाइजेशन स्टेप होगा, कंडीशन स्टेप होगा, और उसका देखो जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट हुआ है मेरा 123 से, एक 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 कार्ड होता है, जरा आप देख सकते हो, और ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और ये अभी ये टर्मिनल इसका लिमिट होता है, तो इतना ही दिखा सकते हैं। यही चीज़ अगर मैं जैसे यहाँ पे लेता हूँ कोड पे, क्योंकि ये इनबिल्ट टर्मिनल है तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती एग्जैक्टली। ऑनलाइन कंपाइलर्स की को होता है कि स्पेस से ज़्यादा हम नहीं दिख पाएंगे। जैसे अगर मैंने ये किया, ये देखिए ये सारे प्रिंट हो गए वैल्यूज, कहाँ तक, जहाँ तक मैंने वैल्यू रेंज दिया था। ये इनबिल्ट टर्मिनल का इसलिए यही फायदा होता है। तो ये एग्जैक्टली था लूप्स का काम, कि आप कहीं से भी जाओ, अब जरूरी नहीं कि आप एडिशन ही करो, आप सब्ट्रैक्शन कर लो, ठीक है। आई माइनस माइनस का मतलब प्लस प्लस का मतलब तो ऐड वन हो रहा है, माइनस माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट वन हो रहा है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 123 ग्रेटर देन जीरो, तो जब तक ग्रेटर देन जीरो है तुम आई प्रिंट करो और उसके बाद माइनस करते रहो। मैंने अभी इसको रन किया, तो रन हुआ। तो अब देखो यहाँ 12 से स्टार्ट हुआ, 11 हुआ, 10 हुआ, 9 हुआ, और ऐसे ऐसे होते होते 1 तक चला गया। तो यही एग्जैक्टली था आई माइनस माइनस का काम। तो अब यही अब मैं आई प्लस प्लस कर देता। तो अच्छा एक बात बताओ, ये कोड है, ठीक है, मैं आपको, आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हो, ये कोड मुझे एरर देगा या फिर आपका रन टाइम एरर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ। देखो इतना टाइम ले रहा है, और इवेंचुअली कंपाइलर का आ गया, देखो टाइम लिमिट एक्सीडेड, क्योंकि ये अब ये तो चलो मान लो इसका है, लिमिट है थोड़ा, मैं अपने उसमें करूंगा तो ये रन होता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं, ठीक है। क्यों, अब देखो मैंने यहाँ पे बोला कि इनिशियलाइज किया 123, ठीक है, ये रेडी हो गया। अब इसका मैंने क्या होता है, कंडीशन चेक करेगा, क्या हुआ, आई ग्रेटर देन जीरो है, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन जीरो है। तो फिर क्या होगा, सी आउट आई होगा। अब उसका आई प्लस प्लस करेगा, तो क्या होगा, 124 होगा। तो समझ लो मैंने आई माइनस माइनस किया था ताकि जीरो पे आकर रुक जाए, तो 123 हुआ, 122 हुआ, एक पॉइंट पे जाके जीरो पे पहुंच के वो रुक ही जाएगा। इसमें ये चीज नहीं हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, वो स्मॉलर देन जीरो चेक कर रहा है, कि मतलब ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं। अब ग्रेटर देन जीरो है तो वो तो आपका 123 है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो आपने 124 कर दिया, तो वो तो होता ही रहेगा, वो नंबर बढ़ता ही रहेगा। अब एक चीज होगी, आप बताओ इसमें, आप वीडियो एक और पॉज करके बताओ, ये इसका लास्ट प्रिंट क्या होगा, मतलब अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल लिमिट आ गया, टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया, अगर आप इस चीज को अपने पर्सनल टर्मिनल पे रन करोगे जिसमें कोई ऐसा लिमिट नहीं है, ठीक है, कॉपी करता हूँ, तो सबलाइन टेक्स्ट, हाँ, अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसमें आप वीडियो पॉज करके सोचो कि इसमें लास्ट इनपुट क्या होगा। मैंने जो डेटा, एक हिंट है, मैंने डेटा टाइप्स में आपको बताया था कि हर इंटीजर का हर डेटा टाइप का एक रेंज होता है। तो अब बताओ अगर मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, तो इसका लास्ट आउटपुट जो होगा पूरा जितना भी प्रिंट करेगा वो क्या होगा। मैं, आप लोग सोच के बताओ, मैं तब तक रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो आ गया, ये दिक्कत आ गई यहाँ पे। चलो मैं एग्जैक्टली अब आपको बता देता हूँ, या चलेगा, कैंसिल इसको, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे एरर आ गया। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या था, ये 123 हुआ, ठीक है, ये 124 होगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो क्या होगा, मैंने बताया था ना, ऐड होता रहेगा, और एक पॉइंट पे एक सर्कल था पूरा। तो क्या होगा, 124 तक मतलब मैक्सिमम जो आपकी वैल्यू थी वहां तक आएगी, और उसके बाद सर्कल था, उसमें आप प्लस वन करोगे, जैसे मैंने बताया था इंट मैक्स में प्लस वन करो तो इंट मेन हो जा रहा था, कि पूरा एक सर्कल है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे इसको किया, इस, चलो मान लो स्मॉल देन इक्वल टू इंट मैक्स, ठीक है, तो इसको रन किया, तो अच्छा ओके, यहाँ पे मैंने लिमिट्स ऐड नहीं किया, अच्छा सी लिमिट्स, ठीक है। इसमें भी से ज़्यादा टाइम ले रहा है, हाँ ठीक है, पहुंच ही नहीं पाया वहां तक। लेकिन इसका वही मतलब है कि इंट मैक्स तक वो पहुंचेगा, उसके बाद प्लस वन होगा, वो इंट मेन पे चला जाएगा। अब इंट मेन में भी प्लस वन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और फिर वो जैसे वहां पे मिनिमम तक पहुंचा, अब देखेगा आई स्मॉल देन जीरो है कि नहीं, ठीक है। अब तुम इंट मेन हो गए, ऑफ कोर्स आई स्मॉल देन जीरो है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इतनी बड़ी। तो फिर क्या हो गया, वो वहां से एग्जिट कर जाएगा लूप, तो इसका जो फाइनल आउटपुट रहेगा वो आपका इंट मैक्स रहेगा, उसके बाद खत्म। लेकिन यही मैं अगर कर देता कि आई नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या होता, इंट मिन होता, ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, फिर प्लस वन होता, इंट मिन माइनस वन, क्या था आपका जो बड़ा सा नंबर था 2147, उसमें लास्ट में 8 था, अब वो माइनस था पूरी चीज, तो अब वो -7 वहां पे आ जाएगा। अब ये होते होते इसमें क्या होगा, लास्ट आउटपुट होगा आपका -1, क्योंकि नेगेटिव नंबर आप प्लस वन कर रहे हो तो जीरो की तरफ बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब जैसे ही जीरो पहुंचा,
अब वहां पे देखेगा कंडीशन, कंडीशन में लिखा हुआ है कि स्मॉलर देन वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, आप लूप के बाहर आ जाओगे। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर था कि अगर मैं उसको ग्रेटर देन जीरो करूंगा, लास्ट इसका आउटपुट होगा इंट मैक्स, उसके बाद लूप एग्जिट कर जाएगा। तो एक ट्रिक क्वेश्चन था, थोड़ा अजीब सा। अगर आपको नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग इवन जब कॉलेज में पढ़ते थे तब भी बहुत लोग क्लिक हुआ था, तो चिंता मत कीजिएगा, ये एकदम थोड़ा टफ क्वेश्चन था। तो ये एक लूप्स हो गया फॉर लूप, ठीक है, फॉर ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है। फॉर लूप के बाद एक आता है, मान लो वाइल लूप, ठीक है। तो वाइल लूप में ये सिंटैक्स होता है, मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। हाँ, वाइल लूप में आप वाइल लिखोगे, उसके बाद आप कोई कंडीशन लिखोगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं वाइल लिखूंगा, चलो मैं बाहर ही इसको कर देता हूँ, इंट एक्स इक्वल टू 12, ठीक है। अभी चेक करेगा कंडीशन, जैसे मैंने बताया था ना, तो वाइल एक्स स्मॉलर देन, चलो ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा सी आउट एक्स, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, ये देखेगा इंट एक्स 12 है, चलो ठीक है। एक्स ग्रेटर देन जीरो है, हाँ है, तो मैं 12 प्रिंट करूंगा, ठीक है, 12 प्रिंट होगा, और 12 प्रिंट होता जाएगा। ऊपर आएगा, देखेगा 12 ही, अभी भी 12 है, 12 है, 12 ऐसा होता रहेगा, तो 12 प्रिंट इनफाइनेटली होता जाएगा। तो यहाँ पे एक काम क्या करूंगा, अब आपको करना है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जैसे मैंने फॉर लूप में बताया था क्या था, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे भी यही चीज होगा, यहाँ पे आपने इनिशियलाइज बाहर ही कर दिया, आपने लिखा, ये आपने कंडीशन लिख दिया, अब आप लिखोगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई माइनस माइनस, चलो एक्स माइनस माइनस। अब जैसे मैंने इसको रन किया, क्या देखो, चलो मैं स्पेस डाल देता हूँ ताकि आपको क्लियर होगा। हम्म, तो देखो 12 हुआ, ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 तक गया। अब जैसे 1 पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक्स 1 था, तो बोला हाँ ग्रेटर देन जीरो है, तो प्रिंट 1, 1 प्रिंट हो गया, जो ये वाला आपका लास्ट 1 था। और उसके बाद आपका एक्स माइनस माइनस हुआ, तो मैंने क्या बोला था, -1 कर दे रहा है, तो अब एक्स जीरो हो गया। तो अब एक्स जीरो हो गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, तो ये लूप के बाहर आ जाएगा। अब लूप के बाहर आ जाएगा, तो एक्स में क्या वैल्यू स्टोर्ड, जीरो स्टोर्ड रह जाएगी। तो अब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सी आउट एक्स करूंगा, तभी जीरो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ, वो यहाँ पे जीरो एक्स जीरो हो गया, देखो यहाँ पे जीरो आ गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक्स जीरो हुआ, फिर कंडीशन चेक हुआ, अरे एक्स तो अब ग्रेटर देन जीरो है नहीं, अब तो इक्वल टू हो गया है, तो फिर ये लूप के बाहर आ गया। अब सी आउट एक्स प्रिंट हुआ, तो फिर ये जीरो प्रिंट हो गया। ये था पूरा वाइल लूप का। डू वाइल भी एग्जैक्टली यही होता है। डू वाइल में बस डिफरेंस ये होता है कि आप जैसे लिखोगे सबसे पहले डू, उसके बाद आप एक अपने पूरे स्टेटमेंट्स दोगे जो भी आपको करना है, और उसके बाद वाइल कंडीशन, हाँ, और उसके बाद एक सेमीकोलन, ये पूरा सिंटैक्स होता है डू वाइल का। डू वाइल में आप यहाँ पे आप डालोगे कंडीशन। कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका, जहाँ पे भी आपको वाइल लूप को टर्मिनेट करना है, तो फिर यहाँ पे आपका कंडीशन आएगा। और डू में तो चलो आपका सिंपल है कि जो भी आप स्टेटमेंट दोगे, जैसे मैं अभी किया एक्स इक्वल टू 12, तो हम लोग वही सेम कोड लिखते हैं, 12 से लेके 1 तक प्रिंट करेंगे। तो मैं लिखूंगा डू सी आउट एक्स, ठीक है, स्पेस, अब मैं लिखूंगा एक्स माइनस माइनस जो हम वहाँ पे लिखे थे। अब बस यहाँ पे कंडीशन में मैं लिख दूंगा कि एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो सेम चीज 1 तक प्रिंट हो गई। अब इसमें एक चीज की ये दिक्कत है कि क्यों लोग डू वाइल यूज प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा आइट्रेशन लेता है। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपका एक्स 12 था, ठीक है, फॉर लूप में भी मान लो ये आपका वाइल जो यूज किया था, वो क्या था, 12 प्रिंट कर रहा था, फिर माइनस कर रहा था, फिर 11 प्रिंट कर रहा था, फिर माइनस कर रहा था। अब इसमें क्या होगा कि ये पहले ये डू वाली पूरी कंडीशन रन करेगा, और उसके बाद कंडीशन चेक करेगा कि क्या वो सही है। अगर सही है तो उसका जो भी आउटपुट था पूरे स्टेटमेंट का वो प्रिंट करेगा। तो क्या हुआ, जैसे मैंने ऊपर जैसे अभी वाइल का लिखा था, ठीक है, तो वाइल हुआ, तो फॉर एग्जांपल मैं लिखा था वाइल, चलो यहाँ पे मैं डिफरेंट ले लेता हूँ, इंट ए इक्वल टू 12, ओके। तो इंट ए इक्वल टू 12 मैंने ले लिया, वाइल ए स्मॉलर देन ग्रेटर देन जीरो। तो फिर उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया सी आउट ए स्पेस, और इसका मैं कर दिया ए माइनस माइनस, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा था, फॉर एग्जांपल ये 12 हुआ, 11 हुआ, ऐसे धीरे धीरे, जैसे ये 1 हुआ, मैंने क्या बताया, 1 प्रिंट हुआ, ए माइनस माइनस हुआ। अब क्या 1 स्मॉलर देन, अब जीरो हो गया, 1 से जीरो हो गया, वो क्या ग्रेटर देन जीरो है, नहीं है, हम एग्जिट कर जा रहे थे। लेकिन डू वाइल में क्या हुआ, एक्स की वैल्यू थी, वहां पे माइनस माइनस हुई, सेम का मैं ले रहा हूँ 1, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 प्रिंट हुई, माइनस माइनस हुआ, एक्स जीरो हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, एक्स इस पूरे चीज के पहले तो 1 था, तो ये कंडीशन हो गया कि हाँ ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 था, तो जो भी यहाँ पे इसका प्रिंट था 1, और उसके बाद एक्स जीरो हो जाना, ये मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो ये चीज एग्जीक्यूट हो गई। अब एक्स की वैल्यू जीरो है, अब एक्स की वैल्यू जीरो है,
तो वो करेगा कि सी आउट एक्स की वैल्यू यानी 0 और एक्स माइनस माइनस। तो ये चीज उसने किया ना। अब उसके बाद वो देखेगा क्या एक्स ग्रेटर देन 0 था, जो मैंने अभी पूरा स्टेटमेंट किया, क्या एक्स ग्रेटर देन 0 से पहले था, लेकिन एक्स तो ग्रेटर देन 0 था नहीं। तो उसने क्या किया, ये चीज पूरी रन की और फिर कंडीशन चेक किया, बोला अरे ये तो था ही नहीं, तो ये जो कंडीशन का जो आउटपुट था वो हम प्रिंट ही नहीं करेंगे और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो क्या हुआ, 1 से जब एक्स 0 हुआ तो इसने ये चीज पूरी फिर से की, लेकिन वाइल लूप ने क्या किया, ये चीज पूरी फिर से नहीं की। तो इसीलिए हम डू वाइल यूज नहीं करते, क्योंकि वो एक कोई भी जहाँ पे आपका एज केस है, जहाँ पे आपका लूप एंड हो रहा है, वो वहां पे एक एक्स्ट्रा इटरेशन लेगा। तो इसीलिए हम करते हैं, टाइम वेस्ट होगा, ज्यादा टाइम लेगा कोड, इसलिए हम डू वाइल बहुत कम यूज होता है। तो ये तीन थे लूप्स। होपफुली आपको समझ आया होगा, फॉर, वाइल और डू वाइल। इसमें आप देखो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो लूप्स के बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एरेज। तो मैं पहले बहुत बोल रहा था कि एरेज अभी हम आगे देखेंगे, एरेज हम आगे देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एरेज। ओके, तो एरेज एग्जैक्टली क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक कंटिग्यूअस डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब जो भी डेटा आपका एक लाइन में स्टोर होता है आपके मेमोरी में, जैसे और इसमें आप सिमिलर डेटा टाइप्स के वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इसमें दिखाता हूँ। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई एरे यूज करना है तो उसका सिंटैक्स होगा, जैसे मैं लिखता हूँ डेटा टाइप, ठीक है, आप जो भी डेटा टाइप लिख रहे हो, फिर उसके बाद एरे नेम, जो भी आपको आपकी मर्जी जो नाम देना है, फिर उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स देने होंगे। अब यहाँ पे आपकी मर्जी, या तो आप यहीं पे साइज देके स्पेसिफाई करते हो। आपको एरे में ऐसा है कि आपको साइज स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कि अगर 12 लिखा है तो क्या होगा, मेमोरी में 12 स्पेसेस वो रेडी कर लेगा कि ठीक है, एरे नेम जो है, जो भी उसके जितने भी वैल्यू जाएंगे मैं इन 12 जगहों पे डालूंगा। तो आपको साइज इसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और क्या होगा, इससे ना तो वो ज्यादा लेगा, कम ले सकता है, ठीक है, वो बाकी में गार्बेज वैल्यू पड़ी रहेगी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जाएगा, फिर ओवरफ्लो आ जाएगी। देखो, मैंने तो इतना जगह खाली किया था, 12 जगह खाली किए थे इसके वैल्यू स्टोर करने के लिए, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा, मैं 13th वैल्यू मैं नहीं लेने वाला, ठीक है। तो या तो आप ऐसे इसको डिक्लेयर करो, या फिर सेम चीज रुको, हाँ, यहाँ पे आप अगर आपको फॉर एग्जांपल वैल्यू नहीं पता कि कितना है जगह, लेकिन मैं क्या करना, इक्वल टू, और उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस देने होंगे, और इसमें आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब जो भी आपका डेटा टाइप था, जैसे मैंने V1 स्टोर कर दिया, V2 स्टोर कर दिया, V3 स्टोर कर दिया, ऐसा आप कितने भी आगे तक बढ़ सकते हो, अगर आपको साइज पहले से नहीं पता है। लेकिन इसका भी यही होगा, फॉर एग्जाम्पल आप VN तक गए, ठीक है, तो एन ही एरे के पास जगह रहेगी, आप वापस ऐसे नहीं कर सकते पूरी चीज लिख के कि हमें VN+1 भी इसमें डालो, नहीं। दोनों में ये डिफरेंस है। इसमें भी आपने जब ऐसे लिखा है तो आपने साइज स्पेसिफाई आप कर रहे हो इनपुट्स देके, इसमें आप इनपुट साथ में देके साइज स्पेसिफाई कर रहे हो, उसमें लेकिन आप पहले साइज स्पेसिफाई कर रहे हो, बाद में इनपुट दे रहे हो। दोनों में यही कॉमन चीज है कि साइज स्पेसिफाइड रहेगी, आप ना अब ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते इससे। तो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक पूरा प्रॉपर कोड लिखते हैं, ठीक है, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब पहले क्या लिखना है, डेटा टाइप। तो चलो मैं एक एरे ले रहा हूँ, ठीक है, इंट, मैंने डेटा टाइप ले लिया। एरे का नाम चलो मैंने ले लिया ARR, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं ARR ले रहा हूँ। इसकी चलो साइज स्पेसिफाई कर देते हैं हम लोग 10, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मुझे, अब क्या हुआ, मैंने क्या बताया, पूरे एक लाइन से 10 जगह इसमें स्टोर हो गई। अब फॉर एग्जांपल मुझे पहले जगह को एक्सेस करने की, उसमें क्या है, तो एरे में होता है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग का क्या मतलब है, आपका जो पहला लोकेशन है उसको हम जीरोथ इंडेक्स वो रहेगा, फिर उसके बाद 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, तो 0 से लेके 9 तक रहेगा। तो मैं फॉर एग्जांपल करूंगा ARR 0 इक्वल टू 1, ARR 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एरे का फर्स्ट, मैं बता, कोई भी एरे का जो इंडेक्स होगा 0 से स्टार्ट होगा, उसका मतलब होता है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। तो एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स है 0, तो मैंने क्या किया, ARR, अब ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाले इंडेक्स दिखाने के लिए, तो 0 इक्वल टू 1। तो एरे 1 फर्स्ट लोकेशन पे, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे, फर्स्ट लोकेशन ये था, सेकंड लोकेशन यानी फर्स्ट इंडेक्स पे 2 वैल्यू स्टोर्ड है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो मैं ऐसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसे वैल्यू आगे तक डालते जा रहा हूँ, तो एक ARR आएगा 11, ठीक है, मैंने सोचा चलो मान लिया 2, ठीक है, ऐसी जो पैटर्न फॉलो हुआ। अब आप ARR 12 नहीं लिख सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे 13 वैल्यू नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ इंडेक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 एलिमेंट्स है, ठीक है, 12 जगह है आपके पास, फर्स्ट का इंडेक्स 0 है, तो एक एक बढ़ते बढ़ते 11 तक जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, 1 से 11 11 होगा और एक 0 भी आपका था, तो आपके 12 जो थे, तो आपके अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी एरे का साइज n है, तो फिर वो 0 से लेके n-1 तक ही उसके इंडेक्सेस रहेंगे। तो ये था, इसीलिए हम 12 यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, 0 to 11 ही रहेगा। तो चलो, नाउ लेट्स ट्राई विद सम लूप्स। फॉर
इंट आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन 12, आई प्लस प्लस, ठीक है। ये बाहर आ गया, हाँ। अब मैं चलो ये वाला डेटा में 12 से फिर 12 ले लेता हूँ। अब मैं इसमें वैल्यू स्टोर करूंगा, ठीक है। ए आर आर, ये स्टैंडर्ड होता है आर एस की वैल्यू स्टोर करने के लिए। ए आर आर आई अगर मैंने इक्वल टू ले लिया आई, ठीक है, तब ए आर आर आई में क्या हुआ, आई की वैल्यू 0 थी, तो क्या था, सबसे पहले यहाँ पे ए आर आर 0 लिखा जाएगा, और ए आर आर 0 के बाद क्या आएगा, आई की वैल्यू हम स्टोर कर देंगे 0, उसके बाद वो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हुआ एग्जैक्टली, 0 से लेके जो साइज था, तब वो 12 पे कभी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, आई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई 11 था, फिर उसके बाद 11 हुआ, और उसके बाद आई प्लस से 12 हो गया। अब कंडीशन वो चेक कर लेगा, अब कंडीशन तो ऑफकोर्स आई 12 से छोटा नहीं, आई तो 12 हो चुका है, तो खुद ही लूप एग्जिट कर जाएगा। तो क्या होगा, कभी ओवरफ्लो वाला कंडीशन आएगा नहीं, हम 11 पे रुक के बाहर आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करता हूँ सारे एरे के उस एरे में जितने भी एलिमेंट्स है, तो आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन 12, आई प्लस प्लस, मैं प्रिंट कर रहा हूँ सी आउट। तो वही सेम कंडीशन, सेम मेथड है, ए आर आर आई मैंने लिखा, और उसका मैंने स्पेस दे दिया, ठीक है। मैंने इसको फॉर एग्जांपल रन किया, तो देखो 0 से 11 प्रिंट हो गया, जैसे सिमिलरली जो मैंने उसको वैल्यूज दिए थे। तो जब भी आप एरेस के साथ काम कर रहे हो, तो ये याद रखना कि हम लोग जनरली लूप्स ही यूज करते हैं वैल्यूज डालने के लिए, और फिर कोई ऑपरेशन भी करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल मुझे करना है यहाँ पे जितने भी इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अब इवन नंबर्स को मुझे बदल के 0 कर देना फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब आप इवन नंबर कैसे चेक करोगे, आप चेक करोगे कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसमें हम एक नई चीज और सीखते हैं, ठीक है। एक ऑपरेटर होता है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का क्या काम होता है, कोई भी अगर मैं ए परसेंटेज बी कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है कि वो ए को बी से डिवाइड करके जो रिमाइंडर है वो चेक करेगा, बस इसका इतना ही काम है। तो अब मुझे फॉर एग्जांपल कोई नंबर को चेक करना है 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अब कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो ऑफ कोर्स उसका रिमाइंडर 0 होगा, तो मैं कंडीशन भी यही डालूंगा। तो अगेन फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन 12 फ्रॉम आई प्लस प्लस, इफ इफ कंडीशन जो हमने अभी सीखा, ए आर आर आई, यानी जो भी ith पोजीशन पे एलिमेंट है, परसेंटेज 2, ठीक है। तभी सब हम लोग यहाँ पे यूज करें, कंट्रोल स्टेटमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेशन, सब। ए आर आर आई परसेंटेज 2, यानी ए आर आर आई को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर आया, ठीक है, क्या वो इक्वल टू यानी मतलब क्या वो इक्वल है 0 के। अगर 0 के इक्वल है मतलब ऑफकोर्स डिविजिबल है, क्योंकि रिमाइंडर आपका आया ही नहीं, तो वो ऑफकोर्स डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये है तो मैं ए आर आर आई को 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं, एल्स। आप ऐसे छोड़ भी सकते हो, अगर आपको एल्स नहीं लिखना, जैसे मैंने बताया था कि एल्स लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, आप रुक भी सकते हो। चलो इसको हम फिर से प्रिंट करते हैं, ठीक है। और इंट आई इक्वल टू 0, आई स्मॉल देन 12 फ्रॉम आई प्लस प्लस आउट ए आर आर आई। मैं इसको ब्लैंक किया, तो देखो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 10 था, सब 0 हो गए। तो इस सिंपल कंडीशन में भी आपको देखो, आपने कंट्रोल स्टेटमेंट यूज कर लिया, आपने लूप्स यूज कर लिए, आपने यहाँ पे फिर से अगेन रिमाइंडर यूज कर लिया, आपने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर लिया। तो यही आप जैसे जैसे सब पे कमांड लाओगे, तो आप मिक्स करके सबको यूज कर सकते हो, तब सिंपल से के जितने भी डिफिकल्ट टास्क आप सबको अप्लाई कर सकते हो इनके थ्रू। तो यही लूप्स था बेसिकली। तो अब लूप्स और एरेस, यही अब एरेस ये इतना ही होता है। सी में था कि बस एरेस थे, सी प्लस प्लस में एक्चुअली और भी नई चीजें आ गई, उसमें मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा। जैसे आपका वेक्टर इसमें आ गया, वेक्टर में क्या होता है, जैसे मैंने बोला ना एरे की साइज डिफाइंड रहती है, उसमें साइज डिफाइंड रहता है, उसमें एलिमेंट्स बार बार ऐड करते रह सकते हो। इसमें हम नहीं जाएंगे ज्यादा। तो बेसिकली आरएस यही था, सिमिलर डेटा टाइप्स के वैल्यूज को आप एक जगह साथ में एक कंटेनर में स्टोर कर रहे हो। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल अपने हॉस्टल रूम से दूसरे हॉस्टल रूम में जा रहे हो, तो आप एक सामान ऐसे रखोगे कि एक डब्बे में चलो मैं इसमें खाने का सामान रख देता हूँ जितना भी मेरे रूम में था, इसमें मैं सारे अपने बुक्स रख देता हूँ। तो जो वो डब्बा था वो एज एन एरे काम किया, और जैसे आपका बुक्स का था एरे, डब्बा था तो डब्बा एरे हो गया, और उसमें जितने भी वैल्यूज थे वो बुक्स थे, अंदर जितने सारे बुक्स थे तो वो बुक्स मान लो डेटा टाइप है। तो फिर एक कंटेनर यानी एक एरे में आपने सारे बुक्स डाल दिए, तो इसीलिए हम यूज करते हैं इसको। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई सिमिलर डेटा टाइप्स आ गए, जैसे आप कोई रीडिंग ले रहे हो, ठीक है। आप सब लोगों ने फिजिक्स की एक्सपेरिमेंट की होगी, तो अगर आप जैसे v इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला आप उसको प्रूव करने का ट्राई कर रहे हो, तो आप डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस पे अगर आप रियोस्टाट यूज कर रहे हो, तो आप डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस पे करंट आपका आ रहा है, आप वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहीं पे दिखा देता हूँ कि चलो इंट हमने ले लिया आई, ठीक है, ये हमारा है
करंट, ठीक है। तो इसमें मैंने दे दिया हमारे क्या क्या वैल्यूज हैं। हमारा करंट फॉर एग्जांपल था, एक बार 1 था, एक बार 2 था, एक बार 3 था, एक बार 4 था, एक बार 5 था, ठीक है। अब उसके बाद मैं रेजिस्टेंस में अगर फॉर एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में मैंने क्या डाल दिया, सबसे पहले मैं 10 लिया, फिर 20 लिया, फिर 30 लिया, फिर 40 लिया, फिर 50 लिया। अब मुझे मान लो एक करना है वोल्टेज कैलकुलेट सबका। तो वोल्टेज अब मुझे यहाँ पे पता है 5 है, ठीक है। 5 वैल्यूज यहाँ पे 5 वैल्यूज है, तो मैं 5 इसका साइज डिफाइन कर दूंगा कि ऑफकोर्स वोल्टेज भी 5 ही आने, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना है ना। अब मैं फिर से लूप रन करता हूँ, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन 5, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वी आई इक्वल टू आई, पर कैपिटल आई का आई थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इनटू आर आई, ठीक है। और इसको मैं अगर फॉर एग्जांपल इसी में अलग से लूप नहीं लेता, इसलिए प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तभी एग्जैक्टली क्या करेगा, हर जो भी आपके केसेस थे उसमें आपके वोल्टेजेस कैलकुलेट करके दे देगा। तो यही होता है, आप सिमिलर डेटा टाइप से आपकी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा, डेटा स्टोरेज में बहुत हेल्प करेगा, इसे एक डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आ रही है एग्जैक्टली हो गया। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं भी प्रैक्टिस करोगे कोड या कुछ भी करोगे, तो मेनली आपके जो इनपुट्स रहते हैं वो आरएस में रहते हैं। इसलिए आरए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर आपको अपना बेस बनाना है, सी प्लस प्लस में आपको फाउंडेशन क्रिएट करना है, तो आरएस आपको मास्टर करना जरूरी है। तो आरएस इतना ही था। तो हम आगे बढ़ते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस, अब फंक्शंस थोड़ा, मैं जैसे आपको स्टार्टिंग में हिंट दिया था कि इंट मेन जब एक फंक्शन है, हम इसमें बाद में आएंगे। तो अभी वो टाइम आ गया है, इसमें बाद में आते हैं। तो अब फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई दो नंबर्स यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। तो मैंने इंट इंट ए ले लिया, मैंने इंट बी ले लिया, ठीक है। मैंने उसके इनपुट लिए, सिंस मैंने बताया था ए और बी का इनपुट ले लिया यूजर से। अब मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई नहीं हो तो सिंपल हो गया, मुझे ऐड करके उनके मल्टीप्लिकेशन को भी उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने किया सी आउट, ठीक है, ऐड किया प्लस उसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब मुझे जैसे फॉर एग्जांपल 100 नंबर का करना है, जैसे मैं अगर यहाँ पे इनपुट लेता हूँ 10 20, ठीक है। इसको रन किया, 10 + 20 + 200, ठीक है। अच्छा ओके, 12 आ गया यहाँ पे, 10, तो 10 + 20 + 200, तो यहाँ पे 230 आ गया ऑफकोर्स। अब फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे मल्टीपल इनपुट्स लेना है यूजर से और बार बार यही चीज करनी है, तो बार बार नहीं लिखोगे, जैसे मैं बताता ना वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं कि बार बार क्यों लिखना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे। तो फंक्शन क्या होता है, आपके कोड रीयूजेबिलिटी में हेल्प करता है। कोई पर्टिकुलर कोड है जिसको आपको बार बार यूज करना है, तो आप एक जगह लिख दो और उसको बार बार कॉल करो। इसमें दिखाता हूँ, इंट मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन, तो ये सिंटैक्स होता है एग्जैक्टली जैसे मेन का था एग्जैक्टली। आप सबसे पहले एक डेटा टाइप दोगे, जो वैल्यू वो रिटर्न करेगा फंक्शन, और आपने एक फंक्शन का नाम दे दिया कि आपको भी पता होना चाहिए कि फंक्शन कौन सा फंक्शन कॉल करो, आप मल्टीपल फंक्शंस भी यूज कर सकते हो। अब ऑपरेशन हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ इनपुट चाहिए, जैसे मैंने बोला कि ए और बी था, तो मैं इसे पैरामीटर्स कहते हैं, यहाँ पे हम पैरामीटर्स लिखेंगे। इंट लिखा ए, अब उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्स दे देते हैं, इंट वाई, कि रैंडम वैल्यूज है ना, कि हमें बार बार चाहिए होगा ए और बी के लेनी चाहिए। तो मैं करूंगा रिटर्न ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, ठीक है। अब जब मैं ये कर रहा था, इससे मैं क्या करूंगा, सी आउट ऑपरेशन ए कॉमा बी, ठीक है। 10 और 20 है आपका यहाँ पे, और इसे रन किया तो अच्छा ओके, हाँ यहाँ पे एक्स लिखे थे ना हम लोग, सॉरी। ये याद रखना कि फंक्शन के अंदर जो भी पैरामीटर्स थे वही फंक्शन को मिले तो वो वही यूज करेगा, ठीक है। तो जैसे आपके यहाँ पे 230 आ गया, तो अभी फंक्शंस में क्या रिटर्न टाइप होना चाहिए, क्योंकि आप फंक्शन आप कहीं और जा रहे हो, कोड को आप वो करके वापस आ जाओगे, कुछ हम मुझे मिला ही नहीं, तो फिर क्या मतलब हुआ, समझ रहे हो ना। तो एक रिटर्न टाइप होता है कि ठीक है मैं वहाँ फंक्शन पे गया और मैं ये करके वापस आ गया, ठीक है। तो अब जैसे इंटीजर का ये हो गया। अब मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया, मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ, स्ट्रिंग सर, चलो नेम लिख देता हूँ, ठीक है, नेम। और मैंने एक स्ट्रिंग लिया है हाफ नेम, ठीक है। मेरा आधा नाम है इसमें और मुझे अब इसको पूरा करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने नाम के ए तक दे रहा हूँ, ठीक है, इनपुट, तो मैं हाफ नेम में ऐड करूंगा, ठीक है, जिसमें एडिशन बताया था ना, आर करूंगा, ठीक है, एस करूंगा और एच करूंगा। अब रिटर्न कर दूंगा मैं हाफ नेम। मैंने अपना पूरा नाम दिया, मैं हाफ नाम दिया था, मुझे पूरा नाम वापस मिलना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको हटाऊँ, कुछ काम नहीं है, सी आउट में कर रहा हूँ नेम मेरा, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एज अ स्ट्रिंग इनपुट दे रहा हूँ
UTKA, ठीक है, कैपिटल ही कर दो, बाकी सब कैपिटल ही है। तो अच्छा ओके, यहाँ पे मेरा पूरा नाम प्रिंट हो गया, ठीक है। तो मैं क्या किया, वहां पे गया, मैंने जो भी ऑपरेशन किया और मुझे जो वैल्यू चाहिए थी वो रिटर्न होके वापस आ गई। तो आप यहाँ पे जब भी कोई डेटा टाइप लिखोगे तो उसी, ये याद रखना कि जो डेटा टाइप है वो यही डिफाइन कर रहा है कि जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो कौन से टाइप की चीज रिटर्न करेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है तो कंपाइलर ये समझेगा कि अच्छा यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है या फिर यहाँ पे इंट लिखा है, मतलब ये फंक्शन को जब मैं रन करूंगा तो जो ये रिटर्न फाइनली होगा ये चीज इंट होगी या फिर यहाँ पे ये चीज स्ट्रिंग होगी, ताकि वो यहाँ पे चेक कर सके कि अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा इंट ए इक्वल टू ये, ठीक है, इंट ए इक्वल टू ये, तो ये एरर दे देगा, ठीक है। तो या फिर गार्बेज वैल्यू देगा, इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ से स्ट्रिंग आ रहा है देखो, कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, यही दिक्कत आ गई। यही चेक करने के लिए ये होता है कि डेटा टाइप की कौन सा चीज रिटर्न कर रहा है। अब कभी कभी आपको रिटर्न नहीं करना होता है, तो उस केस के लिए जैसे मुझे बस प्रिंट करना है कि जो भी इनपुट आया अगर वो मेरा नाम है तो प्रिंट कर दो यस, अगर नहीं है तो नो, या फिर फॉर एग्जांपल वो मैंने जैसे बोला उसके लिए अब क्या होता है, मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल इंट चेक, ठीक है, इंट एक्स, मुझे बस चेक करना है कि एक्स 12 है कि नहीं। तो मैंने क्या बताया था, इफ कंडीशन हम लेंगे, इफ एक्स इक्वल टू 12 हम लिख देंगे सी आउट यस, ठीक है, यस, और अगर नहीं है तो फिर सिंपल एल्स कंडीशन होगी, एल्स सी आउट नो, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो क्योंकि मुझे बस प्रिंट करना है उसको छोड़ देना है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है जब आपको कुछ रिटर्न नहीं करना है तो आप लिखते हो वॉइड। वॉइड फंक्शंस के लिए होता है, इसका ये मतलब है कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसका जो काम था इसका हो गया, हम लोग को इससे वापस कुछ नहीं चाहिए। तो जैसे मैंने चेक किया, मैं लिखता हूँ। अब जब ऐसे केस में क्या होता है, जब वॉइड होता है तो आपको सी आउट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसमें बस लिखूंगा चेक, क्योंकि सी आउट तो कोड के अंदर ही आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या था, हाफ ने मैंने ऐड किया, हाफ ने फुल आ गया, मैं उसको सी आउट करूँ क्योंकि ऑफकोर्स मुझे वैल्यू आगे से मिली है, अब मुझे उसको प्रिंट करनी है, तो मैंने सी आउट लिखा। यहाँ पे इस प्रिंटिंग वाला काम तो ये हर इफ एल्स कंडीशन में कर ही दे रहा है। मैं बस चेक लिखूंगा, मैं यहाँ पे इंटीजर है तो मुझे चलो मान लिया 30, ठीक है। नो, ये नो क्यों की था, क्योंकि 13 है यहाँ पे आ गया, 12 से चेक किया कि 12 अगर था तो यस करता, नहीं था तो नो करता। तो ये फंक्शन था एग्जैक्टली। तो अब फंक्शन बस ये याद रखना, या तो कोई एक डेटा टाइप होगा या फिर अगर वॉइड होगा तो फिर उसमें रिटर्न नहीं होगा, अगर डेटा टाइप है कुछ वॉइड के अलावा तो उसमें एक रिटर्न होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर मैं जैसे दिखाता हूँ फिर से, ये अपना जो अपना स्टैंडर्ड एग्जांपल था ऊपर ऑपरेशन का, इसको कमेंट आउट कर दूँ। अब जैसे मैं वहां से फॉर एग्जांपल बस सी आउट लिख देता हूँ कि ये चीज़ प्रिंट हो जाए, अब मैं कर देता हूँ रिटर्न, कुछ नहीं किया मैंने, तो देखना भी यहाँ पे एरर दे देगा, देखो यहाँ पे एरर आ गया, नो रिटर्न स्टेटमेंट इन फंक्शन, क्योंकि लिखा हुआ है ना इसने नॉन वॉइड है। अगर वॉइड होता तो फिर रिटर्न की मतलब नहीं थी, अब यहाँ पे वॉइड है तो फिर हम लोगों को रिटर्न एक स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा। तो ऑपरेशन फंक्शंस एग्जैक्टली यही थे, आपका एक डेटा टाइप रहेगा, आपका नाम रहेगा, आपके कुछ पैरामीटर्स रहेंगे जिसपे आप काम करना चाहते हो, जो आपने पैरामीटर्स भेजे हैं फंक्शन पे। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 नंबर्स दे दिए, आपको 3 पे काम करना है, तब 100 नंबर्स बार बार उसको क्यों इनपुट दोगे, आप वही 3 नंबर्स इनपुट दे दो और बार बार देते रहो। तो यही था, ये पैरामीटर्स हो गए, इन्हें पैरामीटर्स कहते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे आपका स्टेटमेंट रहेगा जो भी आपको काम करना है, और फाइनली यहाँ पे आपको एक रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। जैसे मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, इसको मैंने कोई इंट में स्टोर कर लिया, इंट एक्स, ठीक है, चलो एक्स नहीं जेड, ठीक है, और रिटर्न। अब रिटर्न होगा तो जेड की वैल्यू जो है, ये सिंपल चीज है, इसमें हम क्या करते हैं, यही चीज डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं। अब वो क्या करेगा, रिटर्न जेड, अच्छा जेड क्या था, यही चीज थी, तो यही चीज प्रिंट हो रिटर्न हो जाएगी, और जब ये रिटर्न होकर यहाँ पे आएगी ऑपरेशन में वही चीज प्रिंट हो जाएगी। तो जो 230 था 10 और 20 के लिए वो प्रिंट हो गया। तो फंक्शंस इतना ही था। आप जब बहुत बार आपने ऊपर देखा होगा कि हम लोग चीजें यूज कर रहे थे, तो वो बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हम उन्हें कहते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको पावर सॉल्व करना है, आपको 2 to the power 10 करना है, ठीक है, तो आप 2 into 2 into 2 into बार बार 10 बार, या फिर आपको 50 बार करना है, तो 50 बार करोगे नहीं ऑफकोर्स। फिर ऐसे टाइम पे क्या करोगे, जैसे मैंने सी मैथ करके हेडर फाइल होगा, उसमें क्या होगा, जितने भी आपके मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं इसमें पहले से ही रहते हैं। तो फिर यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया, मुझे 2 to the power 10 करना है ना, या तो उसको इंटू टू इंटू टू इंटू टू से 10 बार लिखो, या फिर
सीधा सी आउट POW 2, 10। इसमें क्या हुआ एग्जैक्टली ये जो 2 है ये रहेगा आपका बेस और ये जो रहेगा ये आपका पावर। ठीक है, तो 2 to the power 10 में 2 हम सबसे पहले देंगे बेस, इसको वो इतने पावर तक मल्टीप्लाई करेगा। तो ये भी अब POW क्या है एग्जैक्टली एक फंक्शन ही है उसमें। ठीक है, तो हमने क्या किया अब, जैसे देखो इसका POW मोस्ट प्रोबेबली जो हम लोग सॉल्व कर जहाँ भी सी मैथ में होगा POW वो क्या होगा एग्जैक्टली ऐसा होगा कुछ। मैंने इंट ले लिया या फिर अगर मैं यहाँ पे इंट ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे POW चलो कैपिटल में ले लेते हैं। मैंने एक ले लिया इंट बेस, ठीक है, कॉमा इंट पावर। ठीक है, अब क्या होगा 10 बार मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है ना। तो मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल इंट आंसर इक्वल टू 1 एंड फॉर इंट आई इक्वल टू 1 कॉमा आई स्मॉल, चलो स्मॉलर देन इक्वल टू पावर, मैं क्या कर रहा हूँ आंसर मल्टीप्लाइड इक्वल टू बेस। ठीक है, और रिटर्न कुछ यहाँ पे ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे मैंने POW यूज किया था। ठीक है, अब जो चलो हमने जो बनाया फंक्शन, ये फंक्शन ही था एग्जैक्टली, तो सी आउट कैपिटल POW और यहाँ पे मैं दे दूंगा 2, 10 एज अ पैरामीटर्स। अब मैं इसको जैसे रन करता हूँ तो अच्छा ओके 1 0 आ गया। तो देखो 1024 हो गया एग्जैक्टली। तो यही चीज है, POW भी ऐसा ही एक फंक्शन होगा एग्जैक्टली सी मैथ हेडर फाइल के अंदर। तो यही था, जो आप जब भी लाइब्रेरीज यूज कर रहे हो तो एक फंक्शन ही होते हैं जो आप कोई और हेडर फाइल से यूज करते हैं अपना काम पहले से आसान करने के लिए। तो फंक्शंस यही काम था फंक्शंस का। अब फंक्शंस आप बहुत जगह पे यूज करोगे, जैसे अगर आप कोई प्लेटफॉर्म पे भी जाते हो, अगर आप कोई कोडिंग प्रैक्टिस करो तो बहुत सी जगह पे जैसे लीड कोड हो गया, तो वहां पे आपको फंक्शंस ही रिटर्न करने होते हैं। तो यही फंक्शंस एग्जैक्टली उसमें क्या होता है, वो इनपुट आपको सब कुछ दे रहा है, आपको बस जो नेसेसरी काम है वो आपको करना है। आपको बार बार करना है बहुत सारे आंसर्स के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए आपको आंसर चेक करना है। तो आप क्या कर रहे हो, एक बस फंक्शन लिख दे रहे हो जो कोई भी इनपुट लेगा तो उसके लिए ये चीज करके दे देगा। अब जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल चलो मान लो करना है कि सब कोई भी दो नंबर्स का, जैसे हमने अभी बता दिया कि चलो मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन था, तो ऐसे ही आपको कुछ भी काम करना है तो फिर आप उसके लिए बस फंक्शन लो और जो जैसी बार बार इनपुट देगा आप करते रहो। चलो एक बना ही देते हैं फंक्शन, जिसे मैंने लिया इंट F1। तो इंट x मुझे सबका मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करना है। ठीक है, तो रिटर्न x मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक लूप चला देता हूँ, चलो 1000 टाइम्स चला लेते हैं। ठीक है, फॉर इंट आई equal to 0, I smaller than 1000 plus cout F1 स्पेस, जो स्पेस नहीं डाल देता, नेक्स्ट लाइन F1 में मैंने पैरामीटर्स दे दिया I। ठीक है, जो इंडेक्स था। मैं इसको रन करता हूँ तो देखो 0 10 सब सारे नंबर प्रिंट हो गए। तो अब क्या था, मैं तो अब बार बार आपको दे दिया 0 से 1000 टाइम्स नंबर्स, आप बार बार मल्टीप्लाई करो, उसके बाद आपने बस एक फंक्शन बना दिया और उसको फिर आपने लूप यूज कर लिया और उसके बाद आपने उसको डायरेक्टली कॉल करके प्रिंट करते रहे, प्रिंट करते रहे, प्रिंट करते रहे। ऑफकोर्स ये बहुत सिंपल था, मैं तो यहाँ पे सिंपल I × 10 भी लिख सकता था, उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं था। लेकिन जब आपको बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस करने होते हैं, जैसे अगर आप बाद में देखोगे इवन फंक्शंस में भी 100 लाइन्स ऑफ कोड हो जाते हैं। अब वही सोचो, इवन फंक्शन में और आप उसको आप लूप में रन कर रहे हो, अगर आपको आपके पास फंक्शन का ऑप्शन नहीं होता तो आपको बार 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 वो कोड लिखना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स के लिए। तो ये फंक्शन काम आसान कर देता है। तो फंक्शंस इतना ही था, अभी बेसिक्स के लिए इतना काफ़ी रहेगा। तो अब हम अपने एंड पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मैं कुछ रेफरेंसेस डाल दिए कि अगर आपको सी प्लस प्लस में आगे और प्रैक्टिस है, आपको इंटरेस्ट है, आपको और चीज़ें सीखनी है, तो ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है, एक कोर्सेरा का है और एक यूडासिटी का है। अगर आपको वो नहीं पसंद है कोर्सेज तो आप वेबसाइट्स पे भी जा सकते हो, गीक्स फॉर गीक्स हो गया। गीक्स फॉर गीक्स तो एक बहुत कॉमन प्लेटफॉर्म है, तो सब कोडिंग का कोडिंग रिलेटेड आपको मिल जाएगा। और C++.com है, वो एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे आपको बस C++ रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। और सब कुछ भी सर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी हेडर फाइल के बारे में पूछना है, इसमें दिखा देता हूँ। जैसे हमने लिख दिया पावर फंक्शन C++। तो चलो रुक जाओ, हाँ ये जैसे आ गया C++.com। तो यहाँ पे जैसे आपको, जैसे मैंने हमने अभी कोड में POW यूज किया था ना, उसके बारे में आपको सब चीज़ बता देगा, पैरामीटर्स क्या है, तो एक बेस फॉर द पावर फंक्शन,
और आपको एक एग्जांपल भी कोड नंबर से दे देगा। जैसे देखो, हमने यहाँ पे भी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा था ना, यहाँ पे देखो बार बार इसने यहाँ पे एसटीडी लिखा, इसने यहाँ पे एसटीडी लिखा, इसने यहाँ पे एसटीडी लिखा, इसने यहाँ पे एसटीडी लिखा। इतने बार लिखने से अच्छा हम स्टार्टिंग में यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कर सकते हैं। ये एक बहुत वैसे अच्छी वेबसाइट है। आपको कोई भी जैसा अल्गोरिथम होगा, ये भी एक बहुत कॉमन हेडर फाइल है, आपको सॉर्टिंग या फिर सर्चिंग के लिए आप यूज करते हो। तो इसमें आप इसमें देखो, इस एल्गोरिथम में जितने भी ऑपरेशंस आप कर सकते हो उसके बारे में इसने दे दिया। आप इनके किसी पे भी आप जाओ, जैसे मैं ऑल ऑफ पे चला गया या फिर कॉपी पे चला गया, तो इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। भाई लोडर खुलेगा तो ये इस सब के बारे में वही जैसे उसमें पीछे था कि आपके पैरामीटर्स रहेंगे, आपके एग्जांपल्स रहेंगे, और रिटर्न वैल्यू, जैसे यहाँ पे रिटर्न वैल्यू आपका पूरा कोड हो गया जो आप पढ़ के समझ सकते हो। अगर और नहीं समझ आएगा तो आप इवन वो फंक्शन के बारे में सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, तो आपको बहुत सारे सोर्सेस मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स होते हैं। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है कि इसमें आप जैसे मैं प्रेफर करता हूँ कि आप हैकर रैंक से स्टार्ट करो। हैकर रैंक क्या होगा, जैसे आप सी प्लस प्लस के हैकर रैंक का कोर्स देखोगे, कुछ पेड नहीं रहता, वो फ्री रहता है सब कुछ। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले स्टार्ट कराएगा हेलो वर्ल्ड से, क्योंकि ट्रेडिशन ही है। उसके बाद वो आपको वेरिएबल सिखाएगा, आपको डेटाबेस सिखाएगा क्वेश्चंस के साथ साथ। तो आप यहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, तो धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाएगा वो। और जैसे आपका लेवल बढ़ा, आप कोड सेफ जाओ, कोड फोर्सेस जाओ, लीड कोड जाओ, तो आप धीरे धीरे आप सब जानते ही होगे नाम। और तो यही सब थे प्रैक्टिस के लिए। अब बेसिकली अगर आपको अपने लैपटॉप पे काम करना है, जैसे मैंने तो आपको दिखा दिया कि कोडिंग ब्लॉक्स आईडी था, वो लैपटॉप पे काम करना है तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड आप डाउनलोड कर सकते हो, आप सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारा ऑप्शन है। इवन आप अगर आपके पास कंपाइलर है तो आप तो नोटपैड में भी कोडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही होता है, विजुअल स्टूडियो कोड सबलाइम टेक्स्ट सब हेल्प करता है आपको और काम में। बस कंपाइलर इंपॉर्टेंट है। आप जीसीसी कंपाइलर डाउनलोड कर लो, आप जी प्लस प्लस कंपाइलर डाउनलोड कर लो। उसके लिए भी एक मैं वेबसाइट बता देता हूँ, इनलिप्स। ये एक वेबसाइट है जिसमें आपके जैसे जीसीसी कंपाइलर हो गया, आपको सी सी प्लस प्लस अगर प्रैक्टिस करना है तो आप बस इनकी वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पे आपके कंप्यूटर स्पेक्स के हिसाब से, अगर आपका 32 बिट का है, 64 बिट का, आपको क्लांग चाहिए कि नहीं, सारे आपको मिल जाएंगे। तो और आप कहीं से भी इसका जिप आर्काइव डाउनलोड कीजिए, इसको आप एक्सपोर्ट कीजिए, और कुछ कुछ और स्टेप्स होते हैं वो तो आप कहीं से भी ऑनलाइन देख सकते हो। तो ऐसा आपका कंपाइलर यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद एक बार कंपाइलर हो गया तो आप नोटपैड में कोडिंग करो, सी सबलाइम टेक्स्ट में कोडिंग करो, वीएस कोड में कोडिंग करो, आपकी मर्जी है। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। कंक्लूजन, हमारे सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन सेशन आज खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।